आज मैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास मैला आंचल का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेशन पर वासुदेव जी ने एक किताब खरीदी, सिर्फ एक आने में। लाल किताब। एक आदमी झोली में लेकर बेच रहा था यीशु संदेश। दो किताबें हुई अब यीशु संदेश और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आचार्य गुरु काशी जी से आए हैं। सभी मठ के जमींदार है आचार्य गुरु। साथ में 30 मूर्ति आए हैं भंडारी, अधिकारी, सेवक खास, चिलमची, अमीन, मुंशी और गवैया। साधुओं के दल में एक नागा साधु भी है। यद्यपि वह दूसरे मत को मानने वाला मूर्ति है, फिर भी आचार्य जी उसको साथ में रखते हैं। बड़ा करोधी मूर्ति है। हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ा रखता है। लंबी दाढ़ी, जटा, सारे देह में भभूत और कमर में सिर्फ चांदी की सिकड़ी। नंगा रहता है। महंत साहब के साथ वह जिस मठ पर जाता है, वहाँ के महंत और अधिकारी को छठी का दूध याद करा देता है। क्या मजाल की सेवा में किसी किस्म की तरोटी त्रुटि हो, इसीलिए आचार्य गुरु उसको साथ में रखते हैं। नागा बाबा जब गुस्सा होते हैं तो मुंह से अश्लील गालियों की झड़ी लग जाती है। आते ही लक्ष्मी दासन पर बरस पड़े माइनस तेरी जात को मच्छर काटे। हरामजादी, रंडी, तय समझती क्या है री? ए दुनिया को तय अंधा समझती है? बोल। लाल मिर्च की बुकनी डाल दूं? चिनाल, तय आचार्य गुरु को गाली देती है? तेरे मुंह में कुल्हाड़े का डंडा डाल दूं? बोल। साली कुत्ती, साधु का रगत बहाती है और बाबू लोग से मुंह चटवाती है। हूँ अभी तेरे गाल पर चाटा, हट जा यहाँ से, कार्तिक की कुतिया। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नागा साधु की गालियों पर लोग ध्यान नहीं देते, बुरा नहीं मानते। वह तो आशीर्वाद है। वह नागा बाबा का पांव पकड़कर कहती है, क्षमा कीजिए प्रभु, दासिन का अपराध। रामदास की तो खड़ाओं से पीटते पीटते देह की चमड़ी उधेड़ दी है। नागा बाबा ने सुअर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, तय महंत बनेगा रे। आ इधर, तुझको खड़ाओं से टीका दे दून महंती का। तेरी बहा को खटाक, तेरी माँ को खटाक, घसियारे का बच्चा, जा लक्कड़ लाकर धूनी में डाल। नरसिंहदास खुश है, इसीलिए तो वह अगवानी करने स्टेशन तक गया था। सारी बातें सुनकर आचार्य जी भी क्रोध से लाल हो गए थे। दासिन को मठ से निकालना होगा। नागा बाबा को 5 भर गांजा दिया है नरसिंहदास ने। अधिकारी जी को 100 रुपया कबूला है। मेहनती तो धरी हुई है, सतगुरु की दया है। आचार्य गुरु ने लक्ष्मी से स्पष्ट कह दिया है, माइनस रामदास को मेहनती का टीका नहीं मिल सकता। क्या सबूत है कि वह महंत सेवादास का चेला है? कहीं लिखा हुआ? कोई वील है? पंथ के नियम के मुताबिक चेला ही मठ का महंत आचार्य ही बहाल कर सकता है। तू मठ पर नहीं रह सकती। सेवादास ने तुझे रखेलन बनाया था। सेवादास नहीं है। अब तू अपना रास्ता देख। साहिब की जो मर्जी, साहब की मर्जी, नागा बाबा की जो मर्जी। नागा बाबा रात में उठकर एक बार चारों ओर देखते हैं, फिर लक्ष्मी की कोठरी की ओर जाते हैं खाली पैर। खड़ाओ तो खट खट करेगी। हरामजादी किवाड़ बंद करके सोती है। यहाँ कौन सोया है? वही पिल्ला रामदसवा। अरे उठ, तेरी जात को मच्छर काटे। दासिन को जगा। बाबा का गांजा मारकर सेज पर सोई हुई है। कहाँ है मेरा गांजा? जानता नहीं, 3 भर रोज की खुराकी है। कहाँ है सरकार? आधी रात में गांजा। चुप हरामजादे। दासिन को जगा। आ गया प्रभु। लक्ष्मी किवाड़ खोलकर निकलती है। गांजा कहाँ है? हाजिर है सरकार। लक्ष्मी एक बड़ी सी पुड़िया नागा के हाथ में देती है। अरे, हरामजादी के पास इतना गांजा कहाँ से आया? पूरा 3 भर मालूम होता है। यह साला रमदसवा कोढ़ी का बच्चा यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? अबे सुअर के बच्चे,
ते यहाँ खड़ा होकर क्या करता है? खटखटाक। लक्ष्मी जल्दी से किवाड़ बंद कर लेती है। अच्छा, कल देखना, तुझे बाल पकड़ मट से घसीट कर नहीं निकाला तो कसम गुरु मचिंद्रनाथ की। नरसिंहदास एकांत में एक बार लक्ष्मी से कहना चाहता है, तुम घबराओ मत लक्ष्मी, महंत तो मैं ही बनूंगा, तुम मठ में ही रहोगी, तुमको मठ से कोई निकाल नहीं सकता, तुम निराश मत हो। लेकिन मौका ही नहीं मिलता है, शायद सुबह ही लक्ष्मी कहीं चली न जाए। आचार्य गुरु के जवान अधिकारी को भी रात भर नींद नहीं आई। पुरैनिया जिला में कंबल के नीचे भी घुसकर ससुरे मच्छर काटे है हो। सुबह को लक्ष्मी बालदेव जी के पास जाती है। बालदेव जी पुर्जी बांट रहे थे। सारी बातें सुनकर बोले, कोठारिन जी, आचार्य गुरु तो सभी मत के नेता है, वे जो करेंगे वही होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा धर्म संकट है, किसी के धर्म में नाक घुसाना अच्छा नहीं है। तीसरे पहर टीका होगा, हम आवेंगे। लक्ष्मी दासिन को बालदेव जी पर पूरा भरोसा था। तहसीलदार साहब घर में नहीं है, डॉक्टर साहब पर पंचायत में नहीं जाते हैं। सिंह जी सुनकर गुम हो गए। खेलावन जी ने तो बालदेव जी पर ही बात फेंक दी, जाने बालदेव सतगुरु हो, कोई उपाय नहीं। साहेब बंदगी कोठारिन जी। कौन? कालीचरण बबुआ। दया सतगुरु के। हाँ, टीका कब होगा? कीर्तन नहीं करवाएगा। लक्ष्मी दासिन कालीचरण को रो रो कर सुनाती है, काली बाबू, ऐसी खराब खराब गाली। उफ, सतगुरु हो, मैं अब कहाँ जाऊंगी? कौन सहारा है मेरा? अच्छी बात, आप कोई चिंता मत कीजिए। बालदेव जी क्या करेंगे, वह तो बुजुआ है, रोइए मत। लक्ष्मी देखती है कालीचरण को। उस बार प्रयाग जी के जादूघर में एक आबलूस की मूर्ति देखी थी, ठीक ऐसी ही। मठ पर सभी साधु सती, बाबू बबुआन, दास सेवकान शमियाने में बैठे हैं। नरसिंहदास ने सिर का जुल्फा छिलवा लिया है, अधकट्टी मूंछ को भी मुड़वा लिया है। साधुओं की भाषा में कहते हैं मुछ भद्रा। सफेद मलमल की नई लंगोटी और कोपीन, देह पर चादर नहीं है। चादर तो आचार्य गुरु देंगे। आचार्य गुरु का मुंशी इकरारनामा और सूरत-हाल लिख रहा है। लक्ष्मी एक किनारे चुपचाप बैठी है जमीन पर। रामदास की सारी देह में हल्दी चूना लगा है। बालदेव जी को लक्ष्मी पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन क्या किया जाए? सभी साधु सती, सेवक सेवकान, सुन लीजिए। आचार्य जी का मुंशी दलील पढ़ता है। लिखित नरसिंह दास चेले गोवर्धन दास मोथवा जात बैरागी फिरके। अब आप लोग इस पर दस्तखत कर दीजिए। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ती है। सतगुरु हो, तय चुप रह हरामजादी। चुप रहती है या लगाऊं डंडा? नागा बाबा चिल्लाते हैं, तय चुप। जो दस्तखत करना जानते हैं दस्तखत कर रहे हैं। बालदेव जी ने भी दस्तखत कर दिया। उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। कालीचरण दलील हाथ में लेकर उठता है। आचार्य जी, आप कहते हैं महंत सेवादास बिना चेला के मरा है, आप क्या गांव के सभी लोगों को उल्लू ही समझते हैं? कालीचरण। बालदेव मना करते हैं, बैठ जाओ। कालीचरण। खेलावन यादव डांटते हैं, लेकिन कालीचरण आज नहीं रुकेगा। कोई हिंसाबाद कहे या अनशन करे, वह भी भाखन दे सकता है। हम जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि रामदास इस मठ का चेला है, महंत सेवादास का चेला है। उसको महंती का टीका न देकर आप एक नंबरी बदमाश को महंत बना रहे हैं। मठ में हम लोगों के बाप दादा ने जमीन दान दी है, यह किसी की बपौती संपत्ति नहीं। तेरी जात को मच्छर काटे, चुप साले, कुत्ते के बच्चे, अभी कुल्हाड़े से तेरा, तेरी माँ को। चुप रह बदमाश। कामरेड वासुदेव उछलकर खड़ा होता है, पकड़ो शैतान को। कामरेड सुंदर चिल्लाता है, भागने न पावे, मारो, ले ले, पकड़ पकड़, मार मार, हो। रुको ए वासुदेव, ए सुंदर, ए
नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हैं, जटा छुड़ाते हैं, थप्पड़ों की मार से आंखों के आगे जुगनू उड़ते नजर आ रहे हैं। गांजे का नशा उतर गया है। आखिर दाढ़ी और जटा नोचवाकर कुल्हाड़ा छोड़कर ही भागते हैं। पकड़ो, पकड़ो, छोड़ दो, अब मत मारो। नागा बाबा भागे जा रहे हैं। भभूत लगाया हुआ नंग धड़ंग शरीर, बिखरी हुई जटा। दौड़ते समय उनकी सूरत और भी भयावनी मालूम होती है। गांव के कुत्ते पागल हो जाते हैं। भौ भौ। नागा बाबा के पीछे दर्जनों गंवार कुत्ते दौड़ रहे हैं। अधिकारी महंत नरसिंहदास तो चार चाटे में ही बोल जाते हैं, माइनस नहीं लेंगे महंती, छोड़ दीजिए हमको, छोड़ दो, छोड़ दो। कालीचरण हुक्म देता है। नरसिंहदास भी भागते हैं। पंचों को लकवा मार गया है। साधुओं की हालत खराब है। पंचों के मुंह पर हवाइयां उड़ रही हैं और सबों के बीच कालीचरण हाथ में दलील लेकर सिकंदर शाह बादशाह की तरह खड़ा है। पलक मारते ही क्या से क्या हो गया, जैसे रामलीला का धनुष जग हो गया। अब आचार्य जी, आपसे हम अर्ज करते हैं कि सुरथाल पर रामदास जी का नाम चढ़ाकर मेहंती का टीका दे दीजिए। आचार्य गुरु कांपते हुए कहते हैं, बबुआ, हम तो सतगुरु की दया से, हमको तो लोगों ने कहा कि सेवादास का कोई चेला ही नहीं था। जब रामदास उसका चेला है तो वही महंत होगा। मुंशी जी, लिखिए सुरथाल, ले आओ चादर, दही का बर्तन। रामदास नहा धोकर देह के हल्दी चूने के दाग को छुड़ा आया है। दही का टीका कपाल पर पड़ते ही सारे देह की जलन मिट गई। सतगुरु हो, सतगुरु हो। पूजा विदाई लिए बिना ही आचार्य जी आसन तोड़ रहे हैं। पंचायत के लोग भी चुपचाप अपने अपने घर की ओर वापस होते हैं। लक्ष्मी हाथ में पूजा विदाई की थाली लेकर खड़ी है, कबूल हो प्रभु। दासिन का अपराध क्षमा करो प्रभु। काली बाबू। बालदेव जी उलट कर देखते हैं। लक्ष्मी कालीचरण को बुलाकर अंदर ले जा रही है। कालीचरण ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, हिंसाबाद किया है। इस बार 2 दिन का अनशन करना पड़ेगा। खेलावन जी जाति बिरादरी की पंचायत बुलाकर सब बदमाशों को ठीक करेंगे। हे भगवान, साधुओं के शरीर पर हाथ उठाना। कालीचरण कुश्ती लड़ता है। उस्ताद ने कहा है, कुश्ती लड़ने वालों को औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वह 5 हाथ से ज्यादा दूरी पर खड़ा है। सनिच्चर महतो, कितने दिनों से खांसी होती है? कोई दवा खाते थे या नहीं? क्या फूंक से खून आता है? कब से? कभी कभी। हूँ। एक साफ डिब्बा में रात भर का थूक जमा करके ले आना। इधर आओ। जोर से सांस लो। 1 2 3 बोलो। जोर से। हाँ, ठीक है। क्या नाम? दासू गोप। पेट देखे हूँ पिल्ही है। सुई लगेगी। सुई के दिन पुर्जी लेकर आना। कल खून देने के लिए सुबह ही आ जाना। समझे? क्या नाम? निर्मला। डॉक्टर बाबू। एक बूढ़ा हाथ जोड़कर आगे बढ़ आता है। गिड़गिड़ाता है, हमारी बेटी है। आज से करीब 1 साल पहले भोमरा ने एक आंख में झाटा मारा। इसके बाद दोनों आंखें आ गईं। बहुत किस्म की जंगली दवा करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो एकदम नहीं सूझता। बला की खूबसूरत है यह निर्मला। दूध की तरह रंग है चेहरे का। विशुद्ध मिथिला की सुंदरता। भौरे ने गलती नहीं की थी। आंखें देखें और आगे बढ़ आइए। आह, एक बूंद आई ड्रॉप के बगैर 2 सुंदर आंखें सदा के लिए ज्योतिहीन हो गईं। अब तो इलाज से परे हैं। डॉक्टर ने आंखों की पपनियां उलटकर रोशनी की हल्की रेखा भी खोजने की चेष्टा की। ऊहूं, पुतलियां कफन की तरह सफेद हो गई है। वह सोचता है, यदि तुलिका से इन पुतलियों में रंग भरा जा सकता। हाँ, कोई चित्रकार ही अब इन आंखों को सुंदर बना सकता है, ज्योति दे सकता है। डॉक्टर बाबू, रोगिणी कहती है। आवाज में कितनी मिठास है।
बहुत नाम सुनकर आई हूँ, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ 22 कोस से। भगवान आपको जस दें, प्रकाश दो, प्रकाश दो। अंधेरे में घुटता हुआ प्राणी छटपटा रहा है, आत्मा विकल है, रोशनी दो। डॉक्टर क्या करे? डॉक्टर को भावुक नहीं होना चाहिए। घबराइए नहीं, दवा दे रहा हूँ। यहाँ ठीक नहीं होगा तो पटना जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा रोगी। क्या नाम है? रामचरित्र साहब। क्या होता है? जी, कुछ खाते ही के हो जाता है। पानी भी। कब से? 7 दिन से। अरे, 7 दिन से। जरा इधर आओ। जी, बीमारी तो घर पर है। घर कहाँ? जी, सरसौनी बिजलिया। यहाँ से कोस 10 है। हठात सभी रोगी एक ओर हट जाते हैं। खूंखार जानवर को देखकर जिस तरह गाय बैलों का झुंड भड़क उठता है, सभी के चेहरे का रंग उतर जाता है। औरतें अपने बच्चे को आंचल में छिपा लेती है। सबकी डरी हुई निगाहें एक ही ओर लगी हुई है। डॉक्टर उलटकर देखता है, एक अधेड़ स्त्री, भद्र महिला। कहिए क्या है? डॉक्टर बाबू, यह मेरा नाती है, बस यही एक नाती। मेरी आंखों का जोत है यह। 1 साल से पाखाने के साथ खून आता है। इसको बचा दीजिए डॉक्टर बाबू। यह नहीं बचेगा। घबराइए नहीं। इधर आओ तो बाबू। क्या नाम है? गणेश। वाह, जरा पेट दिखलाइए तो गणेश जी। गणेश की नानी दवा लेकर चली जाती हैं। रोगियों का झुंड फिर डॉक्टर के टेबल को घेर लेता है। चचाई की मां कहती है, पार्वती की माँ थी, डाइन है, 3 कुल में एक को भी नहीं छोड़ा, सबको खा गई। पहले भतार को, इसके बाद देवर देवरानी, बेटा बेटी, सबको खा गई। अब एक नाती है, उसको भी चबा रही है। चचाई की माँ ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह भी कुछ चबा रही हो। डॉक्टर चचाई की माँ को देखता है। काली, मोटी, गंदी और झगड़ालू यह बुढ़िया चचाई की माँ, जो बेवजह बकती रहती है, चिल्लाती रहती है। यह डाइन नहीं। सुमृत दास उस दिन कहता था चचाई की माए तो जनाना डॉक्टर है। 5 महीने के पेट को भी इस सफाई से गिरा देती है कि किसी को कुछ मालूम भी नहीं होता। यह डाइन नहीं और गणेश की नानी डाइन है। आश्चर्य। गणेश की नानी, बुढ़ापे में भी जिसकी सुंदरता नष्ट नहीं हुई, जिसके चेहरे के झुर्रियों ने एक नई खूबसूरती ला दी है। सिर के सफेद बालों को घुंघराले लट, होठों की लाली ज्यों की त्यों है। ठुड्डी में एक छोटा सा गड्ढा है और नाक के बगल से एक रेखा निकल नीचे ठुड्डी को छू रही है। सुंदर दंतपंक्तियां। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। लेकिन लोग इसे डाइन कहते हैं। आश्चर्य। कहाँ रहती है? इसी गांव में। कालीचरण का घर देखा है न? उसी के पास। बैस बनिया है। कितना ओझागुनी थक गया, इसको बस नहीं कर सका। जितिया परब जीताष्टमी की रात में कितनी बार लोगों ने इसको कोठी के जंगल के पास गोदी में बच्चा लेकर नंगा नाचते देखा है। गैनू भैंसवार ने एक बार पकड़ने की कोशिश की थी। ऐसा झरका अग्निबाण मारा कि गैनू के सारे देह में फफोले निकल आए। दूसरे ही दिन गैनू मर गया। रोज रात में डॉक्टर केस हिस्ट्री लिखने बैठता है। अभी उसके हाथ में कालाजार के 50 ऐसे रोगी हैं, जिनके लक्षण कालाजार के निदान को भटकाने वाले साबित हो सकते हैं। एक कसेबी मंडल, उम्र 35, हिंदू मत, गांव मेरीगंज, पोलियाटोली। तकलीफ, दांत और मसूड़े में दर्द, दतुअन करने के समय खून निकलना, मुंह महकना, देह में खुजली, भूख की कमी। बुखार नहीं। निदान पायोरिया। दवा कार्बोलिक की कुल्ली, विटामिन सी का इंजेक्शन। 15 दिन के बाद शाम को सरदर्द की शिकायत। बुखार 99.5, रात में पसीना। कैल्शियम पाउडर। 5 दिन के बाद पेट खराब हो गया है। बुखार 100। कार्मेंटफ मिक्सचर। कालाजार के लिए खून लिया गया। घ अल्डेहाइड टेस्ट का फल कालाजार
चिकित्सा नियोस्टिवोसन का इंजेक्शन। 2 कतेतरी, उम्र 17, हिंदू औरत, गांव पासवान मैरीगंज। तकलीफ हड्डियों के हर जोड़ में दर्द, कभी कभी नाक से खून गिरता है। बुखार नहीं, थर्मामीटर से देखा 99.5, भूख नहीं। रोग अनुमान गठिया वात। दवा विटामिन बी का इंजेक्शन। मालिश का तेल। WR के लिए खून लिया। WR गर्मी, गर्मी नहीं। 1 सप्ताह बाद नाक से खून गिरा। पेट खराब हुआ। कालाजार के लिए खून लिया। अल्हाइड टेस्ट का फल संदेहात्मक, फिर खून लिया। न ब्रह्मचारी टेस्ट का फल चिकित्सा यूरिया स्टिबामाइन ब्रह्मचारी। 3 रामेसर का बच्चा, उम्र 2 महीने, नाभि में घाव, रात में रोता है, दूध फेंकता है। माँ को कैल्शियम पाउडर। 1 सप्ताह के बाद सारे देह में चकत्ते। अनुमान एलर्जिक। 4 दिन के बाद चकत्तों में पानी भर गया है। WR के लिए माँ का खून लिया। फल नहीं। कालाजार के लिए माँ का खून लिया। फल नहीं। कालाजार के लिए बच्चे का खून लिया। फल कालाजार। और इस बच्चे की यदि मृत्यु हुई तो जरूर किसी डाइन के मत्थे दोष मढ़ा जाएगा। देह में फफोले। गणेश की नानी पर ही संदेह किया जाएगा। गणेश की नानी। न जाने क्यों वह गणेश की नानी से कोई प्यारा सा संबंध जोड़ने के लिए बेचैन हो गया है। कमली कहती है, मौसी, मौसी में बहुत गुण है। सीकों से बड़ी अच्छी चीजें बनाती है, फूलदानी, डाली, पंखे। कशीदा कितना सुंदर काटती है। पर्व त्योहार और शादी ब्याह में दीवार पर कितना सुंदर चित्र बनाती है, कमल के फूल, पत्ते और मयूर। चौक कितना सुंदर पूरती है। वह भी उसे मौसी कहेगा। मौसी। कौन? मैं हूँ। डॉक्टर। गणेश कहाँ है? डॉक्टर बाबू। आप आइए, बैठिए। गणेश सो रहा है। मैं तो अकचका गई, किसने मौसी कहकर पुकारा। बूढ़ी की आंखें छलछला आती है। मौसी। सुमा है तुम एक खास किस्म का हलवा बनाती हो। मौसी हंस पड़ती है, अरे दुर, किसने कहा तुमसे? पगली कमली ने कहा होगा जरूर। कमली कैसी है अब? इधर तो बहुत दिन से आई ही नहीं। पहले तो रोज आती थी। अच्छी है। अच्छी हो जाएगी। मौसी। एक बात पूछ, तुम्हारी कोई बहन, माँ, बेटी या और कोई? सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास कभी रहती थी। डॉक्टर अपने बेटू के सवाल पर खुद हंसता है। सहरसा इलाके में हनुमानगंज के पास। रहो, याद करने दो। नहीं तो? क्यों, क्या बात है? यूं ही पूछता हूँ। ठीक तुम्हारे ही जैसी एक मौसी वहां भी है। बात को बदलते हुए डॉक्टर कहता है, मुझे एक फूल की डाली दो न, मौसी। उफ, सचमुच डाइन है यह बुढ़िया। इसकी मुस्कुराहट में जादू है। स्नेह की वर्षा करती है। ऐसी आकर्षक मुस्कुराहट। गणेश बड़ा भोला भाला लड़का है। बड़ा खूबसूरत। गोरा रंग, लाल ओठ और घुंघराले बाल उसे नानी के पक्ष से ही मिले हैं। बड़ा अकेला लड़का मालूम होता है। मौसी कहती है, किसके साथ खेले? गांव के बच्चे अपने साथ खेलने नहीं देते। मेरे ही साथ खेलता है। गणेश जी, जरा पेट दिखाइए तो। मौसी। कल इसे सुबह ले आना तो खून लूंगा। होंठ मुरझाए रहते हैं। गणेश को अब एक मामा मिल गया। सचमुच ऐसा हलवा कभी नहीं खाया मौसी। विश्वास करो। गणेश को भी दो, कोई हरज नहीं। मामा देखो। गणेश गले में स्टेथोस्कोप लटकाकर हंसता है। वाह, मेरा भांजा डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर जब मौसी के घर से निकला तो उसने लक्ष्य किया, कालीचरण के कुएं पर पानी भरने वाली स्त्रियों की भीड़ लग गई है। सभी आंखें फाड़े, मुंह बाए, आश्चर्य से डॉक्टर को देखती है। इस डॉक्टर को काल ने घेरा है शायद। लाल सलाम। कालीचरण मुट्ठी बांधकर सलाम करता है और डॉक्टर को एक लाल पर्चा देते हुए कहता है,
कामरेड मंत्री जी आपको पहचानते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, कृष्णकांत मिश्र जी। आइए, आइए, जरूर आइए। कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। किसान राज कायम हो, मजदूर राज कायम हो। प्यारे भाइयों, ता को मेरीगंज कोठी के बगीचे में किसानों की एक विशाल सभा होगी। सोशलिस्ट पार्टी पूर्णिया के सहायक मंत्री साथी गंगा प्रसाद सिंह यादव सैनिक जी। परसों सभा है, आइएगा। लाल सलाम। चलो, चलो, सभा देखने चलो। सोशलिस्ट पार्टी की सभा की खबर ने संथाल को विशेष रूप से आलोड़ित किया है। गांव में अस्पताल खुलने की खुशखबरी की कोई खास प्रतिक्रिया संथालों पर नहीं हुई थी। गांव के लड़ाई झगड़े और मेल मिलाप से भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन यह सभा जमीन जोतने वालों की, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती संथाल किसानों के दिमाग की मुद्दत से उलझी हुई गुत्थी का सही सुलझाव। जमीन जोतने वालों की सभा। जमीन किसकी? जोतने वालों की। जो जोतेगा वह बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा। कमाने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। कालीचरण समझा रहा है। चारों ओर स्वस्थ, सुडौल, स्वच्छ और सरल इंसानों की भीड़। श्याम मुखड़ों पर सफेद मुस्कुराहट मानो काले बादलों में तीज के चांद के सैकड़ों टुकड़े। बिरसा मांझी का जवान बेटा मंगल मांझी कालीचरण के वाक्यों को गीतों की कड़ी में जोड़ने की चेष्टा करता है। जोहरे जोतबे सोहरे बोरबे। सनियान मुर्मू कालीचरण की हर बात पर खिलखिलाकर हंसती है। हन 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 हन। सरगम के सुर में हंसती है सनिया। तीतर की आवाज की तरह हन 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 हन। पीछे की ओर झूलता हुआ रंगीन आंचल रह रहकर चंचल हो उठता है, मानो नाचने के लिए मोरनी पंख तौल रही हो। उसके चरण थिरकने के लिए चपल हो उठे हैं। मनर की मंद आवाज रिंग रिंग ता धिनता। डिग्गा की अटूट ताल। डा डिग्गा, डा डिग्गा। उन्मुक्त स्वर लहरी। जोहरे जोतबो सोहरे बोरबे। मुरली की लय पर पायलों का छुम छुम छन छन। डा डिग्गा रिंग रिंग ता धिनता। चल चल रे सभा देखेला। 4 पुश्त पहले की बात। संथाल परगना के 3 पहाड़ी अंचल की पथरीली माटी का मोह तोड़कर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते को तय करके जब इनके पूर्वज इस गांव की नरम माटी पर आकर बसे थे, गांव वालों ने जमींदार के पास जाकर फरियाद की थी, हुजूर, माई बाप जंगली लोग हैं। सुनते हैं तीर धनुष से जान मार देने पर भी सरकार बहादुर इनको कुछ नहीं कर सकता है। इन्हें हरगिज नहीं बसाया जाए हुजूर। लेकिन जमींदार ने समझाकर कहा था, ऐसी बात नहीं, वे बड़े मेहनती होते हैं। धर्मपुर इलाके में जाकर देखो, राजा लक्ष्मीनाथ सिंह ने इनसे हजारों बीघा बंजर जमीन आबाद करवा लिया है। परती और भीट जमीन से ही तेजू बाबू को 2000 मन गेहूं उपजाकर संथालों ने दिया है। मालूम, जमींदार ने गांव वालों को विश्वास दिलाया था कि इन्हें गांव से अलग ही बसाएंगे। सभी जमींदारों ने इन्हें जंगलों में ही बसाया है। उसके बाद से ही बबूल, झरबेर और सानहुड़ के पेड़ों से भरे हुए जंगल हर साल साफ होकर आबाद होते गए। आज जहां सैकड़ों बीघे जमीन में मोती के दानों से भरी हुई गेहूं की बालियां पुरवैया हवा में झूम रही है, धरती का वह टुकड़ा सर्वे के कागजात और नक्शे में जंगल के नाम से दर्ज है, जिस जंगल में बाघ का शिकार खेलने के लिए जिले भर के राजा और जमींदार जमा होते थे। गांव के नई उम्र के लड़के तो विश्वास नहीं करते। नील्हे साहबों के नील के हौज ज्यादातर इन्हीं मुख इंसानों के काले शरीर के पसीने से भरे रहते थे। साहबों के कोड़ों की मार खाकर जमींदारों की कचहरियों में दिन भर मोगिया बांधी एक कड़ी सजा की सजा भुगतने के बाद शाम को मोहन की जादू भरी वंश बजी और सब कष्ट दूर हो गए। रिंग रिंगता धिनता, डा डिग्गा डा डिग्गा। सोने के अनाज से भरे हुए धरती के गुप्त भंडार का उद्घाटन करने वाले पर धरती माता का कोप होना स्वाभाविक है।
यही कारण है कि आज जमीन के मालिकों ने, जमीन के व्यवस्थापकों ने और धरती के न्याय ने धरती पर इनका किसी किस्म का हक नहीं जमने दिया है। जिस जमीन पर उनके झोंपड़े हैं, वह भी उनकी नहीं। हल में जुता हुआ बैल दिन भर खेत चास जोतना करता है, इसलिए बैलों को भी धरती का हकदार कबूल किया जाए। यह कैसी बात है? 1947 के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय इस जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर आया था। उसने इस व्यवस्था को अन्याय समझ सुधारने की चेष्टा की थी। जिले भर के भूमिहार, जमींदार और राजा घबरा गए थे। जिले के अधिकांश नेता भूमिहार और जमींदार थे। अंग्रेज कलेक्टर पर इल्जाम लगाया गया संथालों को उभारकर, जिले में अशांति फैलाकर कांग्रेसी मंत्रिमंडल को असफल बनाने का षड्यंत्र करता है। कांग्रेस संदेश के संपादकीय में संथालों के प्रति थोड़ी संवेदना प्रकट की थी। बेचारे विद्यालंकार संपादक को उसी दिन मालूम हुआ था कि विद्या का अलंकार कितना बेमानी है। जिला मंत्री ने आंखें लाल करके कहा था, विद्यापीठ का शास्त्र यहाँ काम नहीं देगा। विद्यापीठ में गधे के सर पर सींग तो नहीं जम सकती है। जमींदारों ने अपने भाड़े के लठैतों को जगह जगह संथालों की लहलहाती फसलों पर हुल्का धावा करना कर, संथाल टोली पर चढ़ाई करवाकर रुपए लाठी के हिसाब से बटोरे हुए लठैतों को संथालों के तीरों से जख्मी करवाकर सबल प्रमाण पेश कर दिया था। संथालों के जोर जुल्म का मुख्य कारण है यह अंग्रेज कलेक्टर। इसी के बल पर वे कूद रहे हैं। अंग्रेज कलेक्टर की तुरंत बदली हो गई। बहुत से संथाल सरकारी गोली से घायल हुए और सैकड़ों ने बिहार के विभिन्न जेलों में सफैयामान मेहतर कमांड में काम करते करते सारी उम्र बिता दी। इसके बाद फिर कौन चून करता है? लेकिन मानर और डिग्गा की आवाज कभी मंद नहीं हुई, बांसुरी कभी मंद नहीं हुई और न उनके तीरों में ही जंग लगे। आज भी कभी कभी बनेले जानवरों के शिकार के समय सूरज की किरणों में चमकदार चकाचौंध पैदा कर देते हैं इनके तीर। मलेरिया और कालाजार की क्रीड़ा भूमि में भी ये सबल और स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करते हैं। हड्डियों पर कलापूर्ण ढंग से तराश कर बैठाए जैसे मांस का उभार कभी सूखा नहीं, ताजे फूलों की पंखुड़ियों जैसे उनके ओठ कभी जर्द नहीं हुए और न किसी संथाल के पेट में कभी पिल्ली बढ़ जाने की बात ही सुनी गई। अस्पताल खुलने से उनका क्या फायदा होगा? लेकिन जमीन जोतने वालों की? चलो चलो, सभा देखने चलो। किसान राज कायम हो, मजदूर राज कायम हो, गरीबों की पारी सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। यह जो लाल झंडा है, आपका झंडा है, जनता का झंडा है, अवाम का झंडा है, इनकलाब का झंडा है। इसकी लाली उगते हुए आफताब की लाली है, यह खुद आफताब है। इसकी लाली, इसका लाल रंग क्या है? रंग नहीं, यह गरीबों, महरूमों, मजलूमों, मजबूरों, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। कामरेड सैनिक जी भाषण दे रहे हैं। ए, खून में रंगा हुआ झंडा। बादरदास ने कालीचरण के कहने से हाथ में झंडा लिया था। बादरदास वैष्णव है, मांस मछली छूता भी नहीं, और यह आदमी के खून में रंगा हुआ झंडा? उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया कालिया ने। छी छी, वह हाथ में झंडे का बांस थामे खड़ा है। वह अचानक ही झंडे के बांस को छोड़ देता है। आदमी के खून में रंगा हुआ झंडा। जोतकी काका कहते हैं, पताखा पतन, अशुभ, अमंगल और अनिष्ट की सूचना है। सैनिक जी अपना भाषण जारी रखते हैं। भाषण के बीच में रुक जाने से फिर शुरू से याद करना पड़ता है। माइनस जिस तरह सूरज का डूबना एक महा सच है, पूंजीवाद का नाश होना भी उतना ही सच है। मिलों की चिमनियां आग उगलेंगी और उन पर मजदूरों का कब्जा होगा। जमीनों पर किसानों का कब्जा होगा। चारों ओर लाल धुआं मंडरा रहा है। उठो किसानों के सच्चे सपूतों, धरती के सच्चे मालिकों, उठो, क्रांति का मशाल लेकर आगे बढ़ो। बोलिए एक बार प्रेम से, सोशलिस्ट पार्टी की जय। यही पार्टी असली है, किसानों की पार्टी, गरीबों की पार्टी। सभा स्थल पर ही 300 मेंबर बन गए। संथाल टोली का एक आदमी भी गैर मेंबर नहीं रहा। सब लाल, सिर्फ सरदार टुडू।
13 साल का लड़का रह गया है। वह रोता है, सरदार टुडू सैनिक जी के पास जाकर अपील करता है, इसका नाम लेम्बरी में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? उमेर कम नहीं, देखिए इसको मौज का रेख आ रहा है। बालदेव जी कुछ बोलने को खड़े होते हैं। वासुदेव तुरंत उठकर कहता है, बालदेव जी, आपका व्याख्यान हम लोग बहुत सुन चुके हैं। आप पूंजीवाद हैं। इस सभा में आप नहीं बोल सकते। जनता ने भी विरोध किया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जाइए, कपड़ा का पुर्जी बांटिए, चीनी बिलेक कीजिए। अरे बाप, कितना टीम छुआ कहा नेताजी ने। 1003 छुआ बिलेक कर दिया मिनिस्टर कांग्रेसी ने। इसीलिए तो देहात से हुक्का उठ रहा है। अब लोग बीड़ी न पिए तो क्या करें? हुक्का के तंबाकू के लिए छुआ गुड़ कहाँ से आएगा? सब बिलेक हो गया। अन्याय है। तहसीलदार साहब को तो नेताजी ने भरी सभा में बेइज्जत कर दिया। अलबत्त गाली देते हैं नेताजी। जमींदार के दुम ये तहसीलदार मुफ्तखोर। मगर तहसीलदार साहब हंसते ही रहे थे। उस रात को बिदापत नाच के बिकटा की भंडैती सुनने के समय जैसी मंद मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, आज भी है। कालीचरण अब खेलावन सिंह के कब्जे से बाहर है। कालीचरण यादव कुल कलंक है। बूढ़ा कुकरू बुढ़ापे तक खेलावन का बैल चराता था और उसका बेटा लीडर हो गया। सुशलिक लीडर। इसको काबू में रखने का कोई हथियार भी नहीं। अंगूठे का टीप भी कभी नहीं लिया इससे। सिपहिया टोली का एक बच्चा भी इस सभा में नहीं था। उनके टोले में कटिहार से काली टोपी वाले दल के संयोजक जी आए हैं। लाठी भाला टरेनी देते हैं। छोटी जाति के लोगों की सभा में वे नहीं जा सकते। कालीचरण ने सैनिक जी के रहने का प्रबंध मठ पर किया है। महंत रामदास जी तो नाम के महंत है, मठ की असल मालकिन तो लक्ष्मी है। 15 सेर दूध को जलाकर खोआ बना है। मालपुआ की सौंधी सुगंध हवा में फैल रही है। लक्ष्मी पूछती है, काली बाबू, नेताजी डोलडाल से आकर स्नान नहीं करेंगे? सैनिक जी के साथ में लाल पताका साप्ताहिक पत्र के संपादक श्री चिंगारी जी भी आए हैं। दुबले पतले हैं, दिन भर खांसते रहते हैं, आंख पर बिना फ्रेम वाला चश्मा लगाते हैं, दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं, शायद इसीलिए चिंगारी जी नाम पड़ा है। डॉक्टर ने अंडा खाने के लिए कहा है। बिना अंडा खाए इतना गर्म अखबार कोई कैसे निकाल सकता है? लेकिन मठ पर अंडे का प्रबंध कैसे हो सकता है? लक्ष्मी के अतिथि सत्कार को भूलना असंभव है। चिंगारी जी रात में सोते समय सैनिक जी से कहते हैं, मैं लक्ष्मी जी पर एक मुक्त छंद लिखना चाहता हूँ। ओ महासतगुरु की सेविका, गायिका पवित्र धर्मग्रंथ की, ओ महामार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्वयुक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। कमली डॉक्टर को पत्र लिखती है माइनस प्राणनाथ, तुम कल नहीं आए। क्यों नहीं आए? सुना कि रात में। कमली डॉक्टर को रोज पत्र लिखती है। लिखकर 5-7 बार पढ़ती है, फिर फाड़ डालती है। उसकी अलमारी के एक कोने में फाड़ी हुई चिट्ठियों का ढेर लग गया है। पत्र लिखने और लिखकर पढ़ने के बाद उसको बड़ी शांति मिलती है। जी बड़ा हल्का मालूम होता है और नींद भी अच्छी आती है। सुना कि रात में तुम गेहूनन सांप से बाल बाल बच गए। भगवान को इसके लिए लाख लाख धन्यवाद। रात में डॉक्टर गेहूनन सांप से बाल बाल बच गए। गेहूनन नहीं, घोड़ करैत। गेहूनन और करैत का दोगला। घोड़े से ज्यादा तेज भाग सकता है। घोड़ करैत का काटा हुआ आदमी ओझा गुणी का मुंह नहीं देख सकता। आधी रात को खरगोश और चूहे अपने अपने पिंजरों में घबराकर दौड़ भाग करने लगे। डॉक्टर साहब ने प्यारू को पुकारा, लेकिन प्यारू की नींद नहीं टूटी। जानवरों के कमरे का दरवाजा खोलकर टार्च देते ही डॉक्टर तड़पकर पीछे हट गए। सांप ठीक किवाड़ के पास ही अपनी पूंछ पर सारे धड़ को खड़ा किए फुफकार रहा था। तब तक प्यारू भी जग चुका था। उठते ही उसने बाएं हाथ से ही ऐसी लाठी चलाई कि सांप वहीं ढेर हो गया। 2.5 हाथ का सांप।
डाइम का मंत्र 2.5 अक्षरों का होता है और डाइम का भेजा हुआ सांप 2.5 हाथ का। सुबह को जिसने यह बात सुनी, बस एक ही राय कायम की, यह तो पहले से ही मालूम था। डॉक्टर बाबू को इतना समझाया बुझाया कि पार्वती की माँ से इतना हेल मेल नहीं बढ़ावे। नहीं माने, अब समझें। वह राक्षसनी किसी को छोड़ेगी? जिसको प्यार किया उसको जरूर खाएगी। डॉक्टर बेचारा भी क्या करे, वह अपने मन से तो कुछ नहीं करता। उस पर तो पार्वती की माँ ने जादू कर दिया है, वह अपने बस में नहीं। मुफ्त में बेचारे की जान चली जाएगी एक दिन। CH कमली को डाइन, भूत और डाकिन पर विश्वास नहीं। तहसीलदार साहब भी इसे मूर्खता समझते हैं। कालीचरण तो आदमी से बढ़कर बलवान किसी देवता को भी नहीं समझता, फिर डाइन भूत ओझा गुणी किस खेत की मूली है। इन्हें छोड़कर गांव के बाकी सभी लोग डाइन के बारे में एकमत है। बालदेव जी ने तो बहुत बार भूत को अपनी आंखों देखा है। भैंस के पीछे पीछे खैनी तंबाकू मांगता है भूत। डाकिन का पांव उल्टा होता है और वह पेड़ की डाल से लटककर झूलती है। भूत प्रेत झूठ है। तब कमला किनारे कोठी के जंगल के पास में रात को जो भक्त से राकस जल उठता है, दौड़ता है और देखते ही देखते 1 से 10 हो जाता है, सो क्या है? डॉक्टर साहब अब रोज मौसी के यहाँ जाते हैं। मौसी के यहाँ एक बार बिना गए उनको चैन नहीं, प्यारू कहता है। कमली सुनती है और हंसती है। डॉक्टर साहब गणेश को देखने जाते हैं। प्यारू, वह लड़का तो आराम हो गया है, मुटाकर कोल्हू होता जा रहा है, उसको क्या देखने जाते हैं? अच्छा प्यारू, डॉक्टर साहब तो मेरे यहाँ भी रोज आते हैं। तुम्हारे यहाँ की बात दूसरी है दीदी। क्यों? दूसरी बात क्या है? डॉक्टर साहब हंसते हुए आते हैं। अच्छा, तो प्यारू जी यहाँ दरबार कर रहे हैं। वह बुखार वाला खरगोश कैसे भाग गया? जी, हम दोपहर का दाना देने गए तो देखा कि पिंजरा खाली। सुबह सुई देने के बाद तो मैंने पिंजरा बंद कर दिया था। तुमने पानी पिलाने के बाद पिंजरा बंद नहीं किया होगा। महीने भर की मेहनत बेकार गई। प्यारू को इन चूहों और खरगोशों से बेहद नफरत है। आदमी के इलाज से जी नहीं भरता है तो जानवरों का इलाज करते हैं। दिन भर पिंजरों को लेकर पड़े रहते हैं। बुखार देखते हैं, सुई देते हैं और खून लेते हैं। जब से ये जानवर आए हैं, डॉक्टर साहब को प्यारू से बात करने की भी छुट्टी नहीं मिलती। अब भागरटोली के लोगों से कह रहे हैं -2-3 CR के बच्चों की जरूरत है। उस दिन मदारी से बंदर मांग रहे थे। अजीब शौक है। प्यारू चुपचाप चला जाता है। माँ हंसती हुई आती है। डॉक्टर साहब, मैंने विषहरी माई को एक जोड़ी कबूतर और दूध लावा कबूला है, और मैंने भी विषहरी दवा के लिए लिख दिया है। विषहरी दवा? हाँ, एंटीवेनम एक दवा है, सांप के काटे हुए का इलाज होता है। मैं एंटीवेनम से भी ज्यादा प्रभावशाली और सस्ती दवा की खोज करना चाहता हूँ। सुनते हैं रॉथट स्टेशन के पास संतेरों का टोला है। सांप पकड़वा कर रखना होगा, तब माटी के महादेव नहीं, असली महादेव हो जाइएगा। कमली व्यंग करना जानती है। डॉक्टर साहब हंस पड़ते हैं और माँ हंसी को रोकते हुए कमली को डांटती है, जो मुंह में आया बोल दिया। जरा भी लाज लिहाज नहीं। इसके बाप ने तो इसे और भी बतक्कड़ बना दिया है। तुम यहाँ आकर चुप बैठो तो जरा, मैं चाय बना लाऊं। तहसीलदार साहब कहाँ गए हैं? डॉक्टर पूछता है। कटिहार सर्किल मैनेजर के कैंप में गए हैं, कमली जवाब देती है। आज पहली बार कमली ने डॉक्टर को अपने पास अकेला पाया है। वह अपने चेहरे को देख नहीं सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। आंखों की पलकों पर भारी बोझ लग गए हैं। कान की ईयरिंग थरथरा रही है। सारी देह में गुदगुदी लग रही है। देह हल्की लग रही है। बेहोशी? वह बेहोश होना नहीं चाहती। नहीं, नहीं। डॉक्टर? कमला। जी, कमला। इधर देखो कमला। डॉक्टर, मुझे बचाओ। कमला, आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोल दी। उसका सिर डॉक्टर की गोद में है।
माँ हाथ में चम्मच लिए खड़ी है। भय से माँ का मुंह पीला हो गया है, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसकी बीमारी का तो टेर पता ही नहीं चलता है, लेकिन रोग तो धीरे धीरे घट रहा है। बेहोश हुई, पर 5 मिनट में ही स्वस्थ भी हो गई। इसी तरह एक दिन जड़ से यह रोग दूर हो जाएगा। कमला को ही चाय बनाने दीजिए। जाओ कमला। कमला उठकर इस तरफ दौड़ी मानो कुछ हुआ ही नहीं था। डॉक्टर कमला की किताब हाथ में लेकर उलटता है। नल दमयंती, अस्याधिकारिणी कुमारी कमला देवी। दूसरी जगह कुमारी को काट दिया गया है और नाम के अंत में बनर्जी जोड़ दिया गया है, कमला देवी बनर्जी। डॉक्टर जल्दी से पृष्ठ उलटता है। आर्ट पेपर पर नल दमयंती की तस्वीर। नल के नीचे नीली पेंसिल से लिखा है प्रशांत, और दमयंती के नीचे लाल पेंसिल से कमला। डॉक्टर के ललाट पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक उठती है। उसे याद आता है, एक बार ममता के साथ बांकीपुर स्टेशन से लौट रहा था। रिक्शा पर बैठने के समय एक भिखारी ने घेर लिया था। जुगल जोड़ी कायम रहे, सुहाग अचल रहे, माँ का बाल बच्चा बनल रहे। ममता ने बैग से एक अन्नी निकाल कर दी थी और डॉक्टर की ओर देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी, और डॉक्टर के ललाट पर इसी तरह पसीने की बूंदें चमक उठी थीं। डॉक्टर साहब, कमली के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढिए न। आपके देश में आपके साथी संगी। माँ कहते कहते सिर पर यूंघट सरकाकर चुप हो जाती है। तहसीलदार साहब आ गए। रंजीत के हाथ में एक बड़ी रोहू मछली है। यह नजराना कहाँ मिला? डॉक्टर साहब हंसते हैं। पकरिया घाट पर मछुआ लोग आज मछली मार रहे थे। तहसीलदार साहब ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा। कमला चाय ले आई। डॉक्टर साहब, आज पाप की गठरी फेंक आया हूँ। तहसीलदार साहब ने चाय की प्याली में चुस्की लेते हुए कहा। मतलब? यह तहसीलदारी पाप की गठरी ही तो थी। यह नया सर्किल मैनेजर आते ही आग पेशाब करने लगा। लाल पताका अखबार ने ठीक ही लिखा था, राज पारबंगा के मीरापुर सर्किल का नया मैनेजर नादिर शाह का भतीजा है। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, कि जिन रैयतों के यहाँ सिर्फ एक ही साल का बकाया है, उन पर नालिश कैसे किया जाए? फिर चुपचाप डिग्री जारी करवा कर नीलाम करो और जमीन खास कर लो। इतना बड़ा अन्याय मुझसे तो अब नहीं होगा। जमाना कितना नाजुक है, सो तो समझते हैं नहीं। मैंने साफ इनकार कर दिया तो कड़क कर बोले, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। गंगा स्नान से भी बढ़कर ऐसे पुण्य का अवसर बार बार नहीं मिलता। तुरंत इस्तीफा दे दिया। सारी जिंदगी तो गुलामी करते ही बीत गई। कमला की माँ, आज मत्स्य भगवान आए हैं। कमला से कहो डॉक्टर साहब को निमंत्रण दे दे। तहसीलदार साहब की रसिकता ने डॉक्टर को एक बार फिर नल दमयंती की याद दिला दी। कमली मुस्कुरा रही है। माँ कहती है, बगैर मिर्च मसाला की मछली कमली ही बना सकती है। डॉक्टर महसूस करता है, कमला के निमंत्रण को अस्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं। कमला बनर्जी। कमला की आंखें। चांद बैरी भेल बादल, मछली बैरी महाजाल, तिरिया बैरी दुहू लोचन। रात को तंत्रमाटोली में सहदेव मिसर पकड़े गए। यह सब खलासी की करतूत है। ऊपरी आदमी परदेशी के सिवा ऐसा जालफरेब गांव का और कौन कर सकता है? पुश्त पुश्तैनी के बाबू लोग छोटे लोगों के टोले में जाते हैं। खेती बाड़ी के समय रात को ही जनों मजदूर को ठीक करना होता है। सूरज उगने से 1 घंटा पहले ही खेतों पर मजदूरों को पहुंच जाना चाहिए। इसलिए सभी बड़े किसान शाम या रात को ही अपने अपने जनों को कह आते हैं। तंत्र माटोली में जब से खलासी का आना जाना शुरू हुआ है, तभी से नई नई बातें सुनने को मिल रही है। देखा देखी दूसरे टोले में भी नियम कानून, पंचायत और बंदिश हो गई हैं। बेचारे सहदेव मिसर को रात भर तंत्रमा लोगों ने बांध कर रखा। फुलिया के घर में घुसा था तो फुलिया ने हल्ला क्यों नहीं किया? जिसके घर में घुसा उसकी नींद भी नहीं खुली, माँ बाप को आहट भी नहीं मिली और उसका कुत्ता भी नहीं दूका। गांव के लोगों को बेतार से खबर मिल गई।
यह खलासी की बदमाशी है। रही हालत यही तो छोटे लोगों के टोले में जन के लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। कौन जाने किस पर कब झूठ मूठ कौन सी तोहमत लग जाए। पंचायत होनी चाहिए। राजपूतों ने यदि इस पंचायत में ब्राह्मणों का पक्ष नहीं लिया तो ब्राह्मण लोग ग्वालों को राजपूत मान लेंगे। हमको कुछ नहीं मालूम। फुलिया पंचों के बीच हाथ जोड़कर कहती है। जब आंगन में हल्ला होने लगा तब मेरी आंखें खुली। सहदेव मिसर के पास मनगूदास के अंगूठे की टीप है सादा कागज पर। मनहगू की टीप चुटिया सहदेव के हाथ में है। सहदेव जो चाहे कर सकता है। दोनों गायें और चारों बाछे कल ही खूंटे से खोलकर ले जाएगा। इसके अलावा साल भर का खर्चा भी तो सहदेव ने ही चला दिया है। एक आदमी की मजबूरी से तो एक आदमी का भी पेट नहीं भरता। लेकिन अब फुलिया के हाथ में ही सहदेव मिसर की इज्जत और अपने बाप की दुनिया है। उसकी बोली में जरा भी हेर फेर हुआ कि सहदेव की इज्जत धूल में मिल जाएगी और उसके बाप की दुनिया भी उजड़ जाएगी। पंचायत में गांव भर के छोटे बड़े लोग जमा हुए हैं। तहसीलदार साहब पुरैनिया गए हैं। पंचायत में अकेले सिंह जी बोल रहे हैं। काली टोपी वाले संयोजक भी है। बालदेव जी भी है। कालीचरण बिना बुलाए ही आया है। सिंह जी अकेले ही जिरह बहस कर रहे हैं। तहसीलदार साहब रहते तो थोड़ी सहूलियत होती सिंह जी को। बात पूछने पर 1 घंटे में तो जवाब मिलता है। हाँ, जब आंगन में हल्ला होने लगा तब तुम्हारी नींद खुली। सुन लीजिए सभी पंच लोग। अच्छा, जब तुम्हारी नींद खुली तो तुमने क्या देखा? सहदेव मालिक को आंगन में घेर कर सभी हल्ला कर रहे थे। अच्छा, तुम बैठो। कहाँ? सहदेव मिसर। अब आप बताइए कि मनहगूदास के यहाँ उतनी रात को आप क्यों गए थे? रात में हमारे पेट में जरा दर्द हुआ। लोटा लेकर बाहर निकले। जब दिशा मैदान से हम लौट रहे थे तो देखा कि कमला किनारे वाले खेत में किसी का बैल गेहूं चर रहा है। इसीलिए मनहगू को जगाने गया था। क्यों? कमला किनारे वाली जमीन का पहरा करने के लिए मनहगू दास को ही दिया है। अच्छा, तब जब हम जा रहे थे तो रबिया और सोनमा को आपके खेत में शकरकंद उखाड़ते पकड़ा। दोनों को डांट डपट दिया। मनहगूदास को जगाकर जैसे ही हम उनके आंगन से निकल रहे थे कि रबिता, सोनमा, तेतरा और नक्खेदिया ने हमको पकड़ लिया और हल्ला करने लगे। क्या बताएं, हमारा 5 बीघा शकरकंद इन्हीं सालों ने चुराकर खत्म कर दिया। अच्छा, आप बैठ जाइए। कहाँ मनहगू? जी सरकार। मनहगू बूढ़ा हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सहदेव मिसर ने तुमको जाकर जगाया था। जी सरकार। अब पंच लोग फैसला करें कि असल बात क्या है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता है? पंचायत में एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। रबिया और सोनमा पार्टी का मेंबर है। यह तो पंचायत नहीं मुंहदेखी है। कालीचरण कैसे चुप रह सकता है? सिंह जी, जरा हमको भी कुछ पूछने दीजिए। पंचायत के सभी पंचों की निगाहें अचानक कालीचरण की ओर मुड़ गईं। सिंह जी गुस्से से लाल हो गए। लेकिन पंचायत में गुस्सा नहीं होना चाहिए। राजपूत टोली के नौजवान आपस में कानाफूसी करने लगे। संयोजक जी ने पाकेट टटोल कर देख लिया सीटी लाना भूल तो नहीं गए हैं। जोतखी जी ऐतराज करते हैं कालीचरण को हम लोग पंच नहीं मानते। तो पहले इसी बात का फैसला हो जाए कि पंचायत के कितने लोग हमको पंच मानते हैं और कितने लोग नहीं। एक आदमी के चाहने और न चाहने से क्या होता है? अच्छा, पंच परमेश्वर, क्या हमको इस पंचायत में बैठने, बोलने और राय देने का हक नहीं? क्या हम इस गांव के बासिंद नहीं है? कालीचरण खड़ा होकर कहता है, यदि आप लोग हमको पंच मानते हैं तो हाथ उठाइए। गुमसुम बैठे हुए सैकड़ों मूक जानवरों के सिर में मानो अरना जंगली भैंसा के सींग जम गए। सैकड़ों हाथ उठ गए। दोनों हाथ नहीं, एक हाथ। ठहरिए, गिनने दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। 105। बालदेव जी ने हाथ नहीं उठाया। 105। अब जो लोग हमको पंच नहीं मानते हाथ उठाएं।
1 2 3 4 5 15, सिर्फ 15। सिंह जी को विश्वास नहीं होता। खुद गिनते हैं। राजपूत और ब्राह्मण टोली के लोग कहाँ चले गए? जोधी जी के लड़के नामरैन ने भी कलिया के पक्ष में ही हाथ उठाया है। फुलिया, कालीचरण की बोली सुनकर डर लगता है। फुलिया फिर खड़ी होती देखो, यह पंचायत है। पंचायत में परमेश्वर रहते हैं। पंचायत में झूठ बोलने से हाथों हाथ इसका फल मिलता है। सच सच बताओ, सच्ची बात क्या है? बोलो। सहदेव मिसर हमारे घर में घुसे थे। तुमने हल्ला क्यों नहीं किया? बोलो, डरने की कोई बात नहीं। बाबा के डर से। बाबा के डर से? हाँ, बाबा सहदेव मिसर का कर्जा धारते हैं। बैठ जाओ। मनहगू, मनहगू हाथ जोड़कर फिर खड़ा होता है। क्या बात है? फुलिया जो कहती है, ठीक है। डरो मत। जो बात है, बताओ। कौन गाछ ऐसा है जिसमें हवा नहीं लगती है और पत्ता नहीं झड़ता है? दूसरों की बात मत कहो, अपनी बात बताओ। अकेले हमको क्यों दोख देते हैं? गांव भर का यही हाल है। कौन घर ऐसा है? मैं तुमसे पूछता हूँ। पहले तुम अपनी माँ से जाकर ईमान धर्म से पूछो कि तुम किसके बेटा हो। जोताखी जी हिम्मत करके कहते हैं। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो उठी है। जोतखी काका, हमको अपने बाप के बारे में मालूम है। जोतखी जी अपनी स्त्री से पूछे कि उनके पेट में किसका बच्चा है। चिल्लाकर कहता है, कौन नहीं जानता कि जोतखी जी का नौकर। चुप रहो सुंदर। कालीचरण लोगों को शांत करता है। चुप रहो। शांति, शांति। टू 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 संयोजक जी सीटी फूंकते हैं और पंचायत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। 1 दर्जन से भी ज्यादा नौजवान राजपूत टोली से हाथ में लाठी लेकर दौड़ आए और पंचायत को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। सिंह जी, इन लाठी वाले नौजवानों को आपने बुलाया है? तो आप पंचायत नहीं, दंगा करवाना चाहते हैं? कालीचरण पूछता है। सिंह जी कहते हैं, अब यह पंचायत नहीं हो सकती। पार्टीबंदी से कहीं इंसाफ होता है। सिंह जी राजपूत टोली के पंचों के साथ उठ खड़े होते हैं। काली टोपी वाले जवान सिंह जी को, संयोजक जी को और राजपूत टोली के पंचों को चारों ओर से घेरे में लेकर फौजी कवायद करते हुए चले जाते हैं। जोतखी जी के साथ ब्राह्मण टोली के पंच लोग भी चूहेदानी में फंस गए हैं। खेलावन बाबू का सहारा है। बालदेव जी भी है। लेकिन कालीचरण का गुस्सा। तो पंचायत का यह फैसला है कि मनगूदास अपनी बेटी फुलिया का चुमौना खलासी के साथ करा दे और आज से सभी टोले के लोग बाबू लोगों पर नजर रखें। पंचायत के सभी पंच एक स्वर से कालीचरण की राय का समर्थन करते हैं। जोतखी जी भी हाथ उठाते हैं और बालदेव जी भी। यह तो न्याय बात है, इसमें डिफेक्ट करना अच्छा नहीं। सहदेव मिसर के पास सादे कागज पर मेरा अंगूठा का टीप है। यदि उसे भरकर नालिश कर दे तब? मनहगुदास गिड़गड़ाकर कहता है। सहदेव मिसर जब मुकदमा करेंगे, सभी पंच तुम्हारी गवाही देंगे। वह 1 पैसा भी तुमसे नहीं पा सकते। सतगुरु हो, सतगुरु हो। महंत रामदास भी छींकने, खांसने और जमाही लेने के समय महंत सेवादास जी की तरह ही चुटकी बजाते हैं। सतगुरु हो कहते हैं और आंखें स्वयं ही बंद हो जाती है। भजन, बीजक पाठ और सत्संग को अब लक्ष्मी ही संभालती है। महंत रामदास जी पढ़ना लिखना नहीं जानते, सतगुरु वचन की गंभीरता की तह तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन बंजड़ी पर तो उनका पूरा अधिकार है। यो तो बंजड़ी भंडारी भी बजाता है, लेकिन कोठारिन लक्ष्मी दासिन उसके ताल पर गड़बड़ा जाती है। तब महंत रामदास जी भंडारी के हाथ से बंजड़ी ले लेते हैं। लक्ष्मी मुस्कुराकर गाने लगती है। संतो हो करुण बन्हिया वल आपनी ठाइन बिरानी आस। संतो हो जिन्हीं अंगना नदिया बहे, सो कस मरे पियास। हो संतो, सो कस मरे पियास, सो कस मरे पियास। महंत रामदास के आंगन में नदी बह रही है और वह प्यास से मर रहे हैं।
सतगुरु बचन में कहा है, जस खर चंदन लादे मारा, परमिल बास न जानू गमारा। परमिल वास महंत रामदास को नहीं लगती, सो बात नहीं। परमिल वास से उनका भी मन मत हो जाता है, लेकिन वह क्या करें। एक दिन मुंह से निकल गया था, लक्ष्मी जरा इधर आना तो। बस 4 घंटे तक कोठारिन ने सतगुरु बचनामृत की झड़ी लगा दी थी। अंतर ज्योति सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भंगलिंग अनंता, त्यों न जाने आदि न अंता। महंत साहेब, आप अपने चित्त को मत विचलित कीजिए। यह आपके पूर्वजन्म का पुण्य है कि आपको महंती की गद्दी मिली है, नहीं तो आपके जैसे लोगों को भैंस चराने के सिवा और कोई काम भी नहीं मिल सकता। आप मेरे गुरु बेटा है, मैं आपकी गुरुमाई। 1 डेढ़ महीने में ही महंत रामदास जी का कलेवर बदल गया है। लक्ष्मी बड़े जतन से सेवा करती है। दूध, मक्खन और ताजे फलों के सेवन से महंत साहब के श्यामल मुखमंडल पर भी लाली दौड़ गई है। पेट जरा बाहर की ओर निकल रहा है और तन का ताप भी कभी कभी मन को बड़ा बेचैन कर देता है। लक्ष्मी सतगुरु वचनामृत बरसाकर शांत करने की चेष्टा करती है। सतगुरु वचनामृत से भी बढ़कर तन के ताप को शीतल करती है कालीचरण की याद। कालीचरण रोज मठ पर एक बार थोड़ी देर के लिए ही जरूर आता है। कभी पार्टी के लिए चंदा, ऑफिस घर बनाने के लिए बांस खड़ मांगने आता है। लक्ष्मी कहती है, कालीचरण असल न्यायी आदमी है। गांव के सभी बड़े लोग सिर्फ कहने को बड़े हैं। कालीबाबू का स्वभाव जरा तीव्र है, लेकिन दुनिया के लोग अब इतने कुटिल हो गए हैं कि सीधे लोगों की यहाँ गुजर नहीं। फिर स्वभाव में जरा कड़ापन तो सुपुरुष का लक्षण है। महंत रामदास को पहले कालीचरण पर बड़ा संदेह था। जब वह मठ पर आता तो महंत साहब छिपकर लक्ष्मी और काली की बातें सुनते थे, बांस की टट्टी में छेद करके देखते थे। लेकिन कालीचरण हमेशा लक्ष्मी से 4 हाथ दूर ही हटकर खड़ा रहता था। उसकी बोली में भी माया की मिलावट नहीं रहती थी। लक्ष्मी से बातें करते समय कभी उसकी पलकें शर्माकर झुकती नहीं थीं। बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है रामदास ने। कालीचरण को बस अपनी सुश्लित पार्टी से जरूरत है। लाल झंडा और सुश्लित पार्टी को वह औरत की तरफ प्यार करता है। उस पर संदेह करना बेकार है। लेकिन बालदेव जी, वह तो आजकल आते ही नहीं। उनकी नजर बड़ी मैली है। लक्ष्मी बालदेव जी को भूली नहीं है। कहती है, साधु स्वभाव के पुरुष है, किसी का चित्त दुखाना नहीं चाहते। बालदेव जी मठ पर नहीं आते हैं, कहते हैं लक्ष्मी दासिन ने हिंसाबाद करवाया है, मठ पर नहीं जाएंगे। बहुत सीधे हैं बालदेव जी, सच्चे साधु हैं, उनसे क्षमा मांगना होगा। महंत रामदास जी सोच विचार कर देखते हैं, कालीचरण के डर से ही वह प्यासा है। कोई बात हुई कि लक्ष्मी उससे कह देगी, और उसके बाद चादर टीका के दिन कालीचरण और उसके गणों ने जो कांड किया था उसे भूलना मुश्किल है। और उन्हीं की बदौलत तो रामदास महंत बना है। माना कि कालीचरण के बल से उसे महंती मिली है। इसका यह अर्थ नहीं कि कालीचरण मठ के सभी मामले में दखल देगा। इंसाफन महंती की गद्दी पर तो उसका अधिकार था ही। यदि कल कालीचरण कहे कि गद्दी पर तुम्हारा हक नहीं तो क्या वह मान लेगा? महंत रामदास जी धीरे से उठते हैं। दबे पांव लक्ष्मी की कोठरी के पास जाते हैं। किवाड़ी खुली है? नहीं, बंद है। महंत साहब बाहर से भी किवाड़ की छिटकनी खोलना जानते हैं। पतली सी लकड़ी फंसाकर खोलते हैं। लक्ष्मी अब किवाड़ में ओखल नहीं लगाती हैं। लक्ष्मी सोई है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त है, बाल बिखरे हुए हैं। लालटेन की मध्यम रोशनी में भी उसकी सूरत चमक रही है। कौन? रामदास। रामदास, हाथ छोड़ो, बैठो। आखिर तुम चित्त को नहीं संभाल सके। माया ने तुम्हें भी अंधा बना दिया। माया से कोई परे नहीं। माया को कोई जीत नहीं सकता। महंत साहब आज लक्ष्मी को हर बात का जवाब देंगे। तुम नरक की ओर पैर बढ़ा रहे हो। अब भी चेतो। अब चेतने से फायदा नहीं। मुझे सरग नहीं चाहिए। इस नरक में पहली बार नहीं आया हूँ।
लक्ष्मी को बचपन की बातों की याद दिलाना चाहता है रामदास। लक्ष्मी हाथ छुड़ाकर बिछावन पर से उठना चाहती है, लेकिन महंत साहब ने 10 मिनट पहले ही चौथी चिलम गांजा फूंका है। मैं तुम्हारी गुरुमाई हूँ रामदास। कैसी गुरुमाई? तुम मठ की दासिन हो। महंत के मरने के बाद नए महंत की दासी बनकर तुम्हें रहना होगा। तू मेरी दासिन है। चुप कुत्ता। लक्ष्मी हाथ छुड़ाकर रामदास के मुंह पर जोर से थप्पड़ लगाती है। दोनों पानों को जरा मोड़कर पूरी ताकत लगाकर रामदास की छाती पर मारती है। रामदास उलटकर गिर पड़ता है। सतगुरु हो। संतो अचरज भव एक भारी, पुत्र धयल महतारी। एके पुरुष एक ही नारी, ताके देखो बिचारी। भंडारी, भंडारी, सरकार, पानी लाओ। लक्ष्मी थर थर कांपती है। महंत सेवादास की दम तोड़ती हुई मूर्ति उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ रही है। नहीं, मरा नहीं। भंडारी कहता है, महंत साहब को फिर मिर्गी की बीमारी शुरू हुई। कल रामपुर मठ से जो साधु आया है, मिर्गी की दवा जानता है। कल ही दिलवा दीजिए। सतगुरु हो। महंत साहब को बुखार है, छाती में दर्द है। डॉक्टर साहब ने मालिश का तेल भेजा है। लक्ष्मी महंत साहब की छाती पर तेल मालिश कर रही है। महंत साहब कराह रहे हैं, सतगुरु हो, अब नहीं बचेंगे। हमको काशी जी भेज दो कोठारिन। हम अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। हमको जाने से ही क्यों न मार दिया। हाय रे। सतगुरु हो। जय हिंद कोठारिन जी। जय हिंद। आइए बालदेव जी। बहुत दिन बाद। रामदा। महंत साहब को क्या हुआ है? बुखार है, छाती में दर्द है। दर्द है? पुरानी गाय के घी की मालिश कीजिए। पुरानी गाय का घी अर्थात गाय का पुराना सड़ा घी। सुनते ही लक्ष्मी को मिचली आने लगती है। महंत सेवादास को भी जब दमे का दौरा होता था तो गाय का घी ही मालिश करवाते थे। कोठारिन जी, शिवनाथ बाबू आ रहे हैं। यहाँ एक चरखा सेंटर खुलना चाहिए। कुछ मदद दिया जाए। चरखा सेंटर? इसमें क्या होगा? चरखा सेंटर में यही चरखा, करघा, धुनकी और बिनाई की ट्रेनिंग होगी। गांव में तो रोज नया नया सेंटर खुल रहा है। मलरिया सेंटर, काली टोपी सेंटर, लाल झंडा सेंटर और अब यह चरखा सेंटर। हाँ, नए जमाने में तो रोज नई नई बात होगी। सुनते हैं आपने सोशलिस्ट पार्टी को काफी मदद दी है। लेकिन कोठारिन जी, गन्ही महात्मा का रास्ता ही सबसे पुराना और सही रास्ता है। नई नई पार्टी खुल रही है, मगर किसी का रास्ता ठीक नहीं। सब हिंसाबाद के रास्ते पर है। सतगुरु हो। सतगुरु हो। कोठारिन, इसको जो चन्ना देना है देकर विदा करो। सतगुरु हो। महंत साहब दर्द से छटपटाते हैं। बालदेव जी की नजर बड़ी मैली है। 10 रुपए का एक नोट निकाल कर देते हुए लक्ष्मी कहती है, आजकल तो हाथ एकदम खाली है। आप तो आजकल इधर का रास्ता ही भूल गए हैं। हमसे जो अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए। नहीं कोठारिन जी, आजकल छुट्टी ही नहीं मिलती है कभी। कपड़े की पुर्जी बांटने का काम क्या मिला है, एक आफत में जान फंस गई है। कांग्रेस का भी कोई काम नहीं कर सकता हूँ। उधर दूसरी पार्टी वालों को मौका मिल गया है। कालीचरण दिन रात खटता है। हमारे कांग्रेस के मेंबरों को भी सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बना लिया है। इसलिए शिवनाथ बाबू को बुला रहे हैं। चट्ठा सेंटर खुलेगा। एक पुराना कार्यकर्ता बावनदास भी आ रहा है। पुराना तो नहीं है, मेरे ही साथ सुराजी में नाम लिखाया था। बावनदास बौना है, सिर्फ 1.5 हाथ ऊंचा। वैष्णव है। आएगा तो यहाँ ले आएंगे। जय हिंद। जय हिंद। बालदेव जी को फिर लक्ष्मी की देह की सुगंध लगी। कितनी मनोहर। लक्ष्मी देखती है, बालदेव जी आजकल बहुत दुबले हो गए हैं। बालदेव जी के दिल में जरा भी मैल नहीं। कितने सरल है। न जाने क्यों लक्ष्मी का जी आज बालदेव जी को देखकर इतना चंचल हो रहा है। बालदेव जी सच्चे साधु हैं। बिरह की ओदी लाकड़ी सपुचे और धुधुआए। दुख से तभी बाचे हो जब सकलो जरी जाए।
गांव के लोग अर्थशास्त्र का साधारण सिद्धांत भी नहीं जानते। सप्लाई और डिमांड के गोरख धंधे में वे अपना दिमाग नहीं खपाते। अनाज का दर बढ़ रहा है, खुशी की बात है। पाट का दर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, और भी खुशी की बात है। 15 रुपए में साड़ी मिलती है तो 12 रुपए मन धान भी तो है। फल का फाल 5 रुपए में मिलता है, 10 रुपए में कड़ाही मिलती है तो क्या हुआ। पाट का भाव भी तो 20 रुपए मन है। खुशी की बात है। अनाज के ऊंचे दर से गांव के 3 ही व्यक्तियों ने फायदा उठाया है, तहसीलदार साहब ने, सिंह जी ने और खेलावन सिंह यादव ने। छोटे छोटे किसानों की जमीनें कौड़ी के मोल बिक रही है। मजदूरों को 1.25 रुपए रोज मजदूरी मिलती है, लेकिन एक आदमी का भी पेट नहीं भरता। 5 साल पहले सिर्फ 5 आने रोज मजदूरी मिलती थी और उसी में घर भर के लोग खाते थे। तहसीलदार साहब ने धान तैयार होते ही न जाने कहां छिपा दिया है। दरवाजे पर दर्जनों बखार है, लेकिन इस साल सब खाली चमगादड़ों के अड्डे है। सरकार शायद धान जब्ती का कानून बना रही है। कपड़े के बिना सारे गांव के लोग अर्धनग्न हैं। मर्दों ने पैंट पहनना शुरू कर दिया है और औरतें आंगन में काम करते समय एक कपड़ा कमर में लपेटकर काम चला लेती है। 12 वर्ष तक के बच्चे नंगे ही रहते हैं। शिवनाथ चौधरी सभा में खादी के अर्थशास्त्र पर प्रकाश डाल रहे हैं। आंकड़े देकर साबित कर रहे हैं कि यदि घर का एक एक व्यक्ति चरखा चलाने लगे तो गांव से गरीबी दूर हो जाएगी, अन्न वस्त्र की कमी नहीं रहेगी। चरखा सेंटर खुल गया है। अब गांव में गरीबी नहीं रहेगी। पटना से 2 मास्टर आए हैं, चरखा मास्टर और करघा मास्टर। एक मास्टरनी भी आई है औरतों को चरखा सिखाने के लिए। औरतों से कहती है, चरखा हमार भतार पूत, चरखा हमार नाती, चरखा के बदौलत मोरा दुआर झूले हाथी। चरखा की बदौलत हाथी। जय गांधी जी की जय। सैनिक जी और चिंगारी जी की तरह गरम भाखन शिवनाथ चौधरी जी नहीं देते हैं, लेकिन बात पक्की कहते हैं। एकदम हिसाब से सब बात कहते हैं। खूब ज्ञान की बात कहते हैं। कल का पिसा हुआ आटा नहीं खाते हैं, चीनी नहीं, गुड़ खाते हैं। त्यागी आदमी है। चौधरी जी के साथ में दरभंगा जिले में तमोदिया स्टेशन से रमलगीना बाबू आए हैं। सुनते हैं, पानी से ही बीमारी का इलाज करते हैं। आग में पकाई हुई चीज नहीं खाते हैं। साग की हरी पत्तियां चबाकर खाते हैं। कहते हैं, इसमें बहुत ताकत है। वह भी असल त्यागी है। देह में सिर्फ हड्डियां बाकी बच गई है, मांस का लेश भी नहीं। दिन भर में करीब 15 बार हाथ में लोटा लेकर मैदान की ओर जाते हैं। सादा कागज वाला एक फाहरम पर्चा बांट हुआ है। फाहरम पर महात्मा जी की छापी तस्वीर है और नीचे लिखा है, बापू कहते हैं, जो पहने सो काते, जो काते सो पहने। सोशलिस्ट पार्टी वालों ने भी फाहरम बांट किया था, लेकिन वह लाल रंग का था और उसमें एक दोहा ज्यादा था। जो जोतेगा सो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जो काटेगा वह बांटेगा। बालदेव जी की जगह पर बौनदास आया है। यही पुरैनिया सभा में रजिन्नर बाबू के सामने भाखन देता था। बालदेव जी को कुर्जी बांटने से छुट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए पब्लिक का काम करने के लिए बौनदास को यहाँ भेजा गया है। बड़ा बहादुर है बौनदास। कहते हैं, जब 42 के मूवमेंट में लोग कचहरी पर झंडा फहराने जा रहे थे तो मिलिट्री ने घेर लिया था। बौनदास एक मिलिट्री के फैले हुए पैर के बीच से उस पार चला गया और कचहरी के हाथा में झंडा फहरा दिया। रामायण में हनुमान जी ने सुरसा को मसक रूप धरकर जिस तरह छकाया था, उसी तरह इस आर्यावर्त में केवल आर्य अर्थात शुद्ध हिंदू ही रह सकते हैं। काली टोपी वाले संयोजक जी बौद्धिक क्लास में रोज कहते हैं, यवनों ने हमारे आर्यवर्त की संस्कृति, धर्म, कला कौशल को नष्ट कर दिया है। अभी हिंदू संतान म्लेच्छ संस्कृति की पुजारी हो गई है। शिव जी, महाराणा प्रताप। बौद्धिक क्लास। सोशलिस्ट पार्टी का वासुदेव कहता है, बुद्ध क्लास। वासुदेव ही नहीं,
काली टोपी वाले बहुत से जवान भी बुद्धू क्लास ही कहते हैं। तहसीलदार साहब भी कांग्रेसी हो गए हैं। उन्होंने चरखान सेंटर के लिए अपना गुहाल घर दे दिया है, खद्दर पहनने लगे हैं। बोलते थे सारी जिंदगी तो झूठ बेईमानी करते ही गुजर गई, आखिरी उम्र में पुण्य भी करना चाहिए। तहसीलदार साहब चवन्निया मेंबर नहीं बने हैं। चवन्निया मेंबर तो सभी बनते हैं। तहसीलदार साहब 400 टकिया मेंबर बने हैं। देखा नहीं, शिवनाथ बाबू ने रसीद काट कर दिया और तहसीलदार साहब ने तुरंत मंधाता तंबाकू की एक किस्म तंबाकू के पत्तों के बराबर 4 नंबरी नोट निकाल कर दे दिया। खड़ खड़ करता था नोट। अब सोशलिस्ट पार्टी का चलना मुश्किल है। पार्टी में एक भी धनी आदमी नहीं है। मठ की कोठारिन कब तक पार्टी चलाएगी? दफा 40 की नोटिस आई है। जिला कांग्रेस के मंत्री जी ने नोटिस भेज दिया है। सोशलिस्ट पार्टी तो जोर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने को कहती है। कांग्रेस के मंत्री जी ने दफा 40 कानून पास करके नोटिस भेज दिया है। बालदेव जी हाथ में नोटिस बांट रहे हैं। दफा 40 कानून पास हो गया। अधिया बटेयादारी करने वाले किसान अपनी जमीन नकदी करा ले, बहती गंगा में हाथ धो ले। नया कानून पास हो गया। हिंसाबाद करने की जरूरत नहीं। पुरैनिया कचहरी में दफा 40 का हाकिम आ गया है। दरखास्त दे दो, बस जमीन नकदी हो जाएगी। वाजिब बात कहते हैं बालदेव जी। यदि बिना तुलफ जूल किए ही जमीन नकदी हो रही है तो सोशलिस्ट पार्टी में जाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस का राज है। जिस चीज की जरूरत हो कांग्रेस के मंत्री जी से कहो, कानून बना देंगे। तब एक बात है, इस तरह छिटपुट होकर कहने से कांग्रेस के मंत्री भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सबों को एक जगह मिलना चाहिए, मिलकर एक ही बात बोलनी चाहिए। 10 मिलकर करो काज, हारो जीतो क्या है लाज। गलती तो पब्लिक की ही है, कोई कांग्रेस में तो कोई सुशलिट में तो कोई काली टोपी में। इस तरह तितिर बितिर रहने से पब्लिक की कोई भलाई नहीं हो सकती। बालदेव जी ठीक कहते हैं। 40BT एक्ट। सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री जी कॉमरेड कालीचरण को समझाते हैं, 40BT एक्ट तो कोई नया कानून नहीं, यह तो पुराना कानून है। कांग्रेस के मंत्री ने पर्चे बंटवाए हैं। ठीक है, आप भी गांव के किसानों से कहिए कि जितने बड़े किसान हैं सबों की जमीन पर धावा कर दें। कोई किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे। कानून से क्या होता है? असल चीज है साबित करना। सबूत पक्का होना चाहिए। गवाहों के इजहार में भी जरा डेढ़ बेढ़ नहीं हो। यह तो तभी हो सकता है जब सभी गरीब एक झंडे के नीचे एक पार्टी में एक सूत्र में बंध जाएं। तहसीलदार साहब कांग्रेसी हो गए हैं। बस उन्हीं की जमीन पर किसानों द्वारा दावा करवा दीजिए, रंग खुल जाएगा। तब देखिएगा कि कांग्रेस के मंत्री जी की नोटिसबाजी की क्या कीमत है। लाल पताका के इस अंक में चिंगारी जी का इस संबंध में एक विशेष आर्टिकल है, ज्यादा कॉपी ले जाइए इस बार। दफा 40 आधी और बटेयादारी करने वालों की जमीन पर सर्वाधिकार दिलाने का कानून है, लेकिन कानून में छोटा सा छेद भी रहे तो उससे हाथी निकल जा सकता है। जितने दफा 40 के हाकिम नियुक्त हुए हैं सभी या तो जमींदार अथवा बड़े बड़े किसानों के बेटे हैं। उनसे गरीबों की भलाई की आशा बेकार है। लेकिन एकता की शक्ति कानून से भी बढ़कर है। सोशलिस्ट पार्टी के लाल झंडे के नीचे होकर हम प्रतिज्ञा करें कि जमींदारों और बड़े किसानों के पक्ष में गांव का एक बच्चा भी गवाही नहीं देगा। लाल पताका आधीदारों को विश्वास दिलाता है। कहना वाजिब है, बात वाजिब नहीं, यह बात का बतंगड़ है। जोतखी जी सभी बात में मीन मेख निकालते हैं। दो भैंस की लड़ाई में दूर के सिर आफत। कांग्रेस और सुशलिंग अपने में लड़ रहा है। दोनों अपना अपना मेंबर बनाना चाहता है। चक्की के दो पार्ट में गरीब लोग ही पीसे जाएंगे। गरीब पीसे नहीं जाएंगे, गरीबों की भलाई होगी। एक पार्टी रहने से काम नहीं होता है।
जब दो दलों में मुकाबला और हिडिस प्रतियोगिता होता है तो फायदा पब्लिक का ही होता है। उस बार रौथट मेला में विदेशिया नाचवाला आया था। मन लगाकर न तो नाच करता था और न गाना ही अच्छी तरह गाता था। तीसरे दिन बलवाही नाच बाउल सुर में गीत गाकर नाचने वाला दल का भी एक दल आ गया। दोनों में मुकाबला हो गया। शाम ही से दोनों ने नाच शुरू किया। कितना गजल, कव्वाली, खेमटा और दादरा गाया, इसका ठिकाना नहीं। सूरज उगने तक दोनों दल वाले नाचते ही रहे। तब मेला मैनेजर बाबू ने दोनों दलों के लोगों को समझा बुझाकर नाच बंद करवाया था। चलित्तर कर्मकार आया है। किरांती चलित्तर कर्मकार जाति का कमार है, घर सेमापुर में है। मोमेंट के समय गोरा मलेट्री इसके नाम को सुनते ही पेशाब करने लगता था। बम पिस्तौल और बंदूक चलाने में मशहूर। मोमेंट के समय जितने सरकारी गवाह बने थे, सबों के नाक कान काट लिए थे चलित्तर ने। बहादुर है, कभी पकड़ाया नहीं। कितने सीआईडी को जान से खत्म किया। धर्मपुर के बड़े बड़े लोग इसके नाम से थर थर कांपते थे। ज्यों ही चलित्तर का घोड़ा दरवाजे पर पहुंचा कि सीसी सटक, दीजिए चंदा। 50? नहीं, 500 से कम एक पैसा नहीं लेंगे। नहीं है? चाबी लाइए तिजोरी की। नहीं। थाए थाए 10 खूनी केस उसके ऊपर था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। आखिर हारकर सरकार ने मुकदमा उठा लिया। किरानती चलित्तर कर्मकार कालीचरण के यहाँ आया है। बस तब क्या है, करेला चढ़ा नीम पर। चलित्तर भी सोशलिस्ट पार्टी में है। तब तो जरूर बम पेस्तौल की टरेनी ही देने आया है। बम पेस्तौल के सामने काली टोपी वालों की लाठी क्या करेगी। हाथी के आगे पिद्दी, चरखान करघा, लाठी भाला और बम पेस्तौल, 3 टरेने। हाँ रे, अब ना जियब रे सयान। छतिया पर लोटल केश, अब ना जियब रे सयान। मेहंदी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। और होली, फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसन कार्तिक के मलेरिया और कालाजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। रोने कराहने के लिए बाकी 11 महीने तो है ही। फागुन भर तो हंस लो, गा लो, जो जिए सो खेले फाग। दूसरे पर्व त्योहार को तो टाल भी दिया जा सकता है। दिवाली में 1-2 दीप जला दिए, बस छुट्टी। लेकिन होली तो मुर्दा दिलों को भी गुदगुदी लगाकर जिलाती हैं। बौरे हुए आम के बाग से हवा आकर बच्चे बूढ़ों को मतवाला बना जाती है। चावल का आटा, गुड़ और तेल, पुआ पकवान के इस छोटे से आयोजन के लिए मालिकों के दरवाजे पर 5 दिन पहले से ही भीड़ लग जाती है। बखार के मुंह खोल दिए जाते हैं। मालिक बही खाता लेकर बैठ जाते हैं। पास में कजरौटी खुली हुई रहती है। धान नापने वाला धान की देरी से धान नापता जाता है। बादरदास को 1 मन, सोनाय ततमा को 3 पसेरी। सादा कागज पर अंगूठे का निशान देते जाओ। भादो महीने में यदि भदे धान चुका दोगे तो 1.5 यानी 1 मन का 1.5 मन। यदि अघनी फसल में चुकाओगे तो 1.5 मन का 3 मन। सीधा हिसाब है। गांव के सभी बड़े बड़े किसानों का अपना अपना मजदूर टोला है। सिंह जी का ततमा टोला और पासवान टोला, तहसीलदार साहब का पौलिया टोला, धानुक टोला, कुर्मी टोला और कियोट टोला, खेलावन यादव का गुआर टोला और कोयरे टोला। संथाल टोली पर किसी का खास अधिकार नहीं। इस बार तहसीलदार साहब को छोड़कर किसी ने मजदूरों को धान नहीं दिया। अंगूठे का निशान नहीं देंगे और धान लेंगे। बाप दादे के अमल से अंगूठे का निशान देते आ रहे हैं, कभी बेईमानी नहीं हुई। इस साल बेईमानी कर लेंगे। कालीचरण ने टीप देने को मना किया है तो कालीचरण से ही धान लो। तहसीलदार को नए टीप की जरूरत नहीं। पुराने टीप ही इतने हैं कि कोई इधर उधर नहीं कर सकता। दूसरे किसानों के मजदूरों को भी तहसीलदार साहब ने इस बार धान दिया है, लेकिन कालीचरण को जमानतदार रखकर धान वसूलवा देना कालीचरण का काम होगा। अरे, द्योढ़ नहीं तो सवैया ही सही। जो भी हो,
तहसीलदार के दिल में दया धर्म है, बाकी मालिक लोग तो पिशाच है, पिशाच। एक और लौटस बारी रे बेहोबा। फागुआ का हर एक गीत देह में सिहरन पैदा करता है। फुलिया का चुमौना खलासी जी से हो गया है। खलासी जी विदाई कराने के लिए आए थे, लेकिन फुलिया इस होली में जाने को तैयार नहीं हुई। खलासी जी बहुत बिगड़े, धरना देकर 4 दिन तक बैठे रहे, आखिर में रूठकर जाने लगे। फुलिया ने रमजू की स्त्री के आंगन में खलासी जी से भेंट करके कहा था, इस साल होली नहर में ही मनाने दो, अगले साल तो नयना मिलानी करी ले रे सयान, नयना मिलानी करी ले। अब की देर हम नहर रहबो, जे दिल चाहे से करी ले। दोपहर से शाम तक रमजूदास की स्त्री के आंगन में रहकर फुलिया ने खलासी जी को मना लिया है। होली के लिए खलासी जी ने 1 रुपया दिया है। बेचारा सहदेव मिस्र इस बार किससे होली खेलेगा? पिछले साल की बात याद आते ही फुलिया की देह सिहरने लगती है। भाग पीकर धुत था सहदेव मिस्र। एक ही पुआ को बारी बारी से दांत से काटकर दोनों ने खाया था। अरे जात धर्म, फुलिया तू हमारी रानी है, तू हमारी जाति, तू ही धर्म, सब कुछ। बाबू को दारू पीने के लिए 1.5 रुपया दिया था और माँ को 98। रात भर सहदेव मिस्र जगा रह गया था। फुलिया की देह के पोर पोर में मीठा दर्द फैल रहा है, जोड़ जोड़ में दर्द मालूम होता है। कई बाहों में जकड़कर मरोड़े की जोड़ की हड्डियां पटपटाकर चटक उठे और दर्द दूर हो जाए। सहदेव मिस्र को खबर भेज दें, लेकिन गांव वाले होली में सब माफ है, वह आवेगा, नाराज जो है। अरे बन्हिया पकड़े झकझोरे श्याम रे, फूटल रेशम जोड़ी चूड़ी, मस्की गई चोली, भीगावल साड़ी, आंचल उड़ी जाए हो, ऐसो होरी मचायो श्याम रे। कमली की आंखें लाल हो रही है। पिछले साल होली के ही दिन वह बेहोश हुई थी, इस बार क्या होगा? वह बेहोश नहीं होगी इस बार। इस बार डॉक्टर है, उसे बेहोश नहीं होने देगा। लेकिन सुबह से ही डॉक्टर बाहर है, रोगी देखने गया है रामपुर। यदि वह आज नहीं आया तो? नहीं, वह जरूर आएगा। माँ ने 1 सप्ताह पहले ही निमंत्रण दे दिया है। रंग, अबीर, गुलाब, पिचकारी। माँ, क्या है बेटी, तुम्हारा डॉक्टर आज नहीं आवेगा? क्यों, क्या बात है बेटी? मेरा जी अच्छा नहीं। ऐसा मत कहो बेटी, दिल को मजबूत करो, कुछ नहीं होगा। आजो ब्रज में चहुदिश उड़त गुलाल, चारों ओर गुलाल उड़ रहा है। डॉक्टर को कोई रंग नहीं देता है। रामपुर में भी किसी ने रंग नहीं दिया। रास्ते में एक जगह कुछ लड़के पिचकारी लेकर खड़े थे, लेकिन डॉक्टर को देखते ही सहम गए। रंग नहीं, गोबर है। रंग के लिए इतने पैसे कहाँ? डॉक्टर को लोग रंग नहीं देते। वह सरकारी आदमी है, सरकारी वर्दी पहन हुए हैं। सरकारी वर्दी को रंग देने से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं। यह डॉक्टर की ही गलती है। शुरू से ही वह गांव से, गांव वालों से अलग अलग रहा है। उसका नाता सिर्फ रोग और रोगी से रहा। उसने गांव की जिंदगी में कभी घुलने मिलने की चेष्टा नहीं की। लेकिन डॉक्टर को अब गांव की जिंदगी अच्छी लगने लगी है, गांव अच्छा लगने लगा है और गांव के लोग अच्छे लगते हैं। वह गांव को प्यार करता है। उसे कोई रंग क्यों नहीं देता? वह रंग में, गोबर में, कीचड़ में सराबोर होना चाहता है। अर कोई बुरा न माने, होली है। डॉक्टर के सफेद कुर्ते पर लाल गुलाबी रंगों की छींटें छलछलाकर पड़ती है। ओ कालीचंद, बुरा मत मानिए डॉक्टर साहब, होली है। डॉक्टर मनी बैग से 10 रुपए का नोट निकालकर कालीचरण को देता है। होली का चंदा, रंग और अबीर का चंदा। होली है, होली है, होली है। गणेश हाथ में पिचकारी लिए मौसी का आंचल पकड़कर खड़ा है। मौसी हंसकर कहती है, सुबह से ही रंग खेलने के लिए जिद कर रहा है। मेरी एक साड़ी को तो रंग से सराबोर कर दिया है।
अब जिद पकड़ा है कि गांव के लड़कों के साथ खेलेंगे। आओ भैया गणेश। कालीचरण गणेश का हाथ पकड़कर ले चलता है। गणेश खुश होकर डॉक्टर पर रंग की पिचकारी से फुहारें बरसाता हुआ कालीचरण के साथ भाग जाता है। मौसी खुश है। जुग जुग जियो काली बेटा, बड़ा मस्त नौजवान है। डॉक्टर कहता है, कमली 5 बार पूछवा चुकी है डॉक्टर साहब लौटे हैं या नहीं। मुझे धमकी दे गई है आज डॉक्टर को तुम नहीं खिला सकती। आज मेरे यहाँ निमंत्रण है। ढोल डाक झांझ मृदंग और डंफ, होली, फगुआ, भड़वा और जोगिरा। कालीचरण का दल बहुत बड़ा है। 2 ढोल, 1 डाक है, झांझ डंफ। सभी अच्छे गाने वाले भी उसी के दल में है। सुंदरलाल, सुखीलाल, देवीदयाल और जोगिरा कहने वाला महथा। मिडिल में पढ़ता है, पढ़ने में बड़ा तेज। दोहा कवित्त जोड़ने में उसको चांदी की चकत्ती मिली है। गांव के छोटे छोटे दल भी कालीचरण के दल में मिल गए हैं। जोगिरा सर र र, जोगिरा सर र। जोगी जी ताल न टूटे 3 ताल पर ढोलक बाजे। ताक धिना धिन, धिनक तिन्नक, जोगी जी। होली है, कोई बुरा न माने होली है। बरसा में गड्ढे जब जाते हैं भर, बैंक हजारों उसमें करते हैं टर। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है, लीडर बने हैं सभी कल के गीदड़। जोगी जी सर र र, जोगी जी ताल न टूटे, जोगी जी 3 ताल पर ढोलक बाजे। जोगी जी ताक धिना धिन, चरखा कातो खद्दड़ पहनो, रहे हाथ में झोली। दिन दहाड़े करो डकैती बोल सुराजी बोली। जोगी जी सर र र, सिर्फ जोगिया ही नहीं, महंधा ने नया फगुआ गीत भी जोड़ा है। बटकमनी फगुआ राह में चलते हुए गाने के लिए। आए रे होरिया आई फिर से, आए रे। गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र। गुंजल भारत अम्हाई रे, होरिया आई फिर से। वीर जमाहिर शान हमारो, बल्लभ है अभिमान हमारो। जय प्रकाश जैसो भाई रे, होरिया आई फिर से। होली है, होली है, होली। कोयरेटोले का बूढ़ा कलरू महतो कहता है, अरे डॉक्टर साहिब, अब क्या लोग होली खेलेंगे। होली का जमाना चला गया। एक जमाना था जबकि गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया जाता था, एकदम नंगा। उस बार राज के मैनेजर जनसैन साहब के साथ 3-4 साहिब आए थे। काला बक्सा में आंख लगाकर छापे लेते थे। बाद में खान सामान से मालूम हुआ कि बिलैत के गजट में छापी हुआ था। एकदम नंगा। कामरेड वासुदेव भंडोवा गाने के लिए कह रहे हैं, अब एक नया भंडोवा हो, एकदम नया ताजा माल, जर्मन वाला। डाक दिन्ना, ताक दिन्ना, अरे हो बुड़बक बभना, अरे हो बुड़बक बभना। चुम्मा लेवे में जात नहीं रे जाए। सुक्ति मौनिया लाए डोमनिया, मांगे पिपास से पनिया। कुआं के पानी न पाए बेचारी, दौड़ल कमला के किन्निया। सोही डोमनिया जब बनली नटिनिया, आँखी के मारे पिपनिया। तेकरे खातिर दौड़ले बौड़हवा, छोड़ के घर में बभनिया। जोल्हा धुनिया तेली तेलनिया के पिए न छुअल पनिया। नटिनी के जोबना के गंगा जमुनुवान में डुबकी लगा के नहनिया। दिन भर पूजा पर आसन लगा के पोथी पुराण बंचनिया। रात के ततमाटोली के गलियन में जोथी जी पत्रा गन्निया। भकुआ बभना, चुम्मा लेवे में जात नहीं रे जाए। कोई बुरा न माने होली है, होली है। तहसीलदार साहब की ड्योढ़ी पर पैर रखते ही डॉक्टर के मुंह पर गुलाल मल दिया गया। डॉक्टर की आंखें बंद है, लेकिन स्पर्श में ही वह समझ गया है कि गुलाल किसने मला है। कमली, वसंतोत्सव की कमली। डॉक्टर याद करने की चेष्टा करता है। एक बार किसी चित्रकार का मैथिली शीर्षक चित्र किसी मासिक पत्रिका में देखा था। कौन था वह चित्रकार? डॉक्टर बेचारे के पास न अबीर है और न रंग की पिचकारी। यह एक तरफा होली कैसी। लीजिए डॉक्टर बाबू, अबीर लीजिए, और इस बाल्टी में रंग है। माँ बेहद खुश है आज। पिछले साल होली के दिन इसी आंगन में मातम हो रहा था और इस साल उसकी बेटी चहकती फिर रही है। दुहाई बाबा भोलानाथ,
बेचारा डॉक्टर रंग भी नहीं देना जानता, हाथ में अबीर लेकर खड़ा है, मुंह देख रहा है, कहाँ लगावे। जरा अपना हाथ बढ़ाइए तो। क्यों? हाथ पर गुलाल लगा दूं? आप होली खेल रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं? चुटकी में अबीर लेकर ऐसे खड़े हैं मानो किसी की मांग में सिंदूर देना है। कमली खिलखिलाकर हंसती है, रंगीन हंसी। डॉक्टर अब पहले की तरह कमली की बोली को एक बीमार की बोली समझकर नहीं टाल सकता है। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी फैली हुई है, सामने कमली खड़ी हंस रही है। ऐसी हंसी डॉक्टर ने कभी नहीं देखी थी। वह स्वस्थ हंसी है, विकार शून्य। कमली का अंग अंग मानो फड़क रहा है। डॉक्टर अपने दिल की धड़कन को साफ साफ सुन रहा है। उसके ललाट पर आज भी पसीने की बूंदें चमक रही है। सामने दीवार पर एक बड़ा आईना है। डॉक्टर उसमें अपनी सूरत देखता है। ललाट पर पसीने की बूंदें मानो दूल्हे के ललाट पर चंदन की छोटी छोटी बिंदियां सजाई गई है। डॉक्टर को भवभूति के माधव मालती की याद आती है। होली को पहले मदन महोत्सव कहा जाता था। आम की मंजरियों से मदन की पूजा की जाती थी। इसी मदनोत्सव के दिन माधव और मालती की आंखें चार हुई थीं और दोनों प्रेम की डोरी में बंध गए थे। जहां राधे श्याम खेले होरी। डॉक्टर अबीर की पूरी झोली कमली पर उलट देता है। सिर पर लाल अबीर बिखर गया, मुंह पर, गालों पर और नाक पर। कहते हैं, सिंदूर लगाते समय जिस लड़की के नाक पर सिंदूर झड़कर गिरता है, वह अपने पति की बड़ी दुलारी होती है। ऐसी मचायो होरी हो। कनक भवन में श्याम मचायो होरी। बावनदास आजकल उदास रहा करता है। दासी जी, चुन्नी गुसाई का क्या समाचार है? रात में बालदेव जी सोने के समय बावनदास से बातें करते हैं। चुन्नी गुसाई तो सोसलेट पार्टी में चला गया। बालदेव जी आश्चर्य से मुंह फाड़ कर देखते ही रह जाते हैं। बालदेव जी, भाई अचरज की बात नहीं। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। याद है दास जी, चन्नन पट्टी की सभा, तिवारी जी का लेक्चर और तनुकलाल का गीत याद करके आज भी रोवान कलप उठता है। गंगा रे जमुनवान की धार। लेकिन भारत माता अब भी रो रही है बालदेव। बावनदास को नींद आ रही है। बालदेव जी चमक उठते हैं। भारत माता अब भी रो रही है। ए, क्या कहता है बावनदास? बावनदास करवट लेते हुए कहता है, बिलैती कपड़ा के पिकेटिंग के जमाने में चानमल सागरमल के गोला पर पिकेटिंग के दिन क्या हुआ था, सो याद है तुमको बालदेव? चानमल मरवाड़ी के बेटा सागरमल ने अपने हाथों सभी वोल्टियरों को पीटा था। जेहल में वोल्टियरों को रखने के लिए सरकार को खर्चा दिया था। वही सागरमल आज नरपतनगढ़ थाना कांग्रेस का सभापति है। और सुनोगे? दुलारचंद कापरा को जानते हो न? वही जुआ कंपनी वाला, एक बार नेपाली लड़कियों को भगाकर लाते समय जो जोगबनी में पकड़ा गया था, वह कठा थाना का सेक्रेटरी है। भारत माता और भी जार बेजार रो रही है। बालदेव जी को आश्चर्य होता है। वह बावनदास से बहस करना चाहता है, लेकिन बावन तो खर्राटा लेने लगा। बालदेव जी के समझ में कोई बात नहीं आ रही है। भारत माता जार बेजार रो रही है। बावनदास, चुन्नी गुसाई और बालदेव जी तीनों ने एक ही दिन इस संसार के माया मोह को त्यागकर सुराजी में नाम लिखाया था। गृहस्थ चुन्नी गुसाई, 4 बीघे जमीन, 2-4 आम कटहल के पेड़, एक गाय और 2 छोटे छोटे लड़कों का एकमात्र अभिभावक। स्वभाव से धर्म भीरू। चंदनपट्टी में सभा देखने गया। तिवारी जी ने भाखन दिया और तनुकलाल ने गीत गाया। सभी रोने लगे। चुन्नीदास के मन का मैल भी आंसुओं की धारा में बह गया। उसी दिन सुराजी में नाम लिखा गया। चरखा करघा, झंडा तिरंगा और खद्दर को छोड़कर सभी चीजें मिथ्या है। स्वदेशी बाना, विदेशी बैकाठ। अरे देसवा के सब धन धान विदेशवा में जाए रहे। मनहगी पड़त हर साल कृषक अकुलाए रहे। दुहाई गांधी बाबा। गांधी बाबा अकेले क्या करें? देश के हर एक आदमी का कर्तव्य है। क्या करें गांधी जी अकेले? तिलक परलोक बसे।
कवन सरोजनी के आस अभी परदेस रही, दुहाई गांधी बाबा, चुन्नीदास को अपने शरण में ले लो प्रभु। विदेशी कपड़ा बैकाट, नीमक कानून, जेल, गांजा दारू छोड़िए प्यारे भाइयों, जेल, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जेल, 1942, जेल, सब मिलकर 10 बार जेल यात्रा कर चुका है चुन्नी गुसाई, और वह सोशलिस्ट पार्टी में चला गया। बावनदास, पूर्वजन्म का फल अथवा सृजनहार की मर्जी, प्रकृति की भूल अथवा थायराइड, थायमस और प्यूटिटरी ग्लैंड्स के हेर फेर, 1.5 हाथ की ऊंचाई, सांवला रंग, मोटे होंठ, अचरज में डाल देने वाली दाढ़ी और चौंका देने वाली मोटी भोड़ी आवाज, ऊंचाई के हिसाब से आवाज 10 गुना भारी, अजीब चाल मानो लुढ़क रहा हो, अज्ञात कुलशील, जन्मजात साधु, जिस ओर होकर गुजरता लोगों की निगाहें बरबस अटक जाती, फिर ताज्जुब की हंसी मुस्कुराहट, पीछे पीछे बच्चों का हुजूम, तमाशा, कुत्ते भौंकते, इंसान हंसते, गर्भवती औरतें छिप जाती अथवा छिपा दी जाती। और जब भगवान ने उसे चलता फिरता तमाशा ही बनाकर भेजा है, लोग उसे देखकर खुश हो लेते हैं, तो क्यों न वह पारिश्रमिक मांग ले। दे दे मैया कुछ खाने को, भगवान भला करेंगे। सेताराम सेताराम। चंदनपट्टी की उस सभा में तिवारी जी के भाखन और तनुकलाल के गीत ने इस 1.5 हाथ के आदमी को ही झकझोर दिया था। न जाने पूर्व जन्म के किस पाप का फल भोग रहा हूँ। क्या होगा यह शरीर रखकर, चढ़ा दो गांधी बाबा के चरण में, भारत माता की खातिर। अरे देसवा के खातिर मजरुल हक भैले फकीरवा से, दी भैले राजेंद्र प्रसाद देशवासियों, और वह तो फकीर ही है। चुन्नी गुसाई ने नाम लिखा लिया, मेरा भी नाम लिख लिया जाए। राम किशुन बाबू की स्त्री उसे देखते ही चिल्ला उठी थी, भगवान, बावन भगवान। उन्होंने पूर्णिया आने के लिए कहा था। सेताराम सेताराम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिले की राजनीति के जनक रामकिशुन बाबू के बंगले पर वह जिस समय हाजिर हुआ, उस समय पुलिस की लॉरी खड़ी थी, दारोगा साहब इंतजार कर रहे थे। रामकिशुन बाबू अपना आभारानी को जरूरी हिदायतें दे रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुमी जाओ, आमार जनिए भेबो ना। ओई याखो भगवान आमार काछे निजे ऐसे गेछेन। आभारानी की आंखें आनंद से चमक उठी थीं। आभारानी ने बावनदास को भगवान छोड़कर किसी दूसरे नाम से कभी नहीं पुकारा। कुछ दिनों बाद आभारानी भी गिरफ्तार हुई, बावन भी पकड़ा गया। पुलिस ने एकाटा डंडा लगाकर उसे भगा देना चाहा, पर पहले ही डंडे की चोट को आभारानी ने झपटकर अपने शरीर पर ले लिया तो पुलिस के पांव के नीचे की मिट्टी खिसक गई थी। आमार भगवान के मारो ना। खून से लटपट खादी की सफेद साड़ी, पत्थर को भी पिघला देने वाली, करुणा से भरी बोली, आमार भगवान। बावन के पूर्व जन्म के सारे पाप मानो अचानक ही पुण्य में बदल गए। सूखे ढूंढ में नई कोपल लग गई। उसके मुंह से मोटी आवाज निकली थी, माँ, माँ। महात्मा गांधी जी भी आभारानी को मां ही कहते। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे, साथ में थे रामकिशुन बाबू, आभारानी और बावनदास। बावनदास के बिना आभारानी एक दब भी कहीं नहीं जा सकती। गांधी जी हंसकर बोले थे, माँ, तुम्हारे भगवान से ईर्ष्या होती है। दंतहीन पोपले मुंह की वह पवित्र हंसी, बच्चों की हंसी जैसी। फुलकाहा बाजार, लाखों की भीड़, ऊंचा मंच, महात्मा गांधी की जय। रह रहकर आकाश हिल उठता है, जय। फिर आकाश हिलता है। रेलमपेल, पुष्पवृष्टि, चरण धूलि, सीटी, स्वयंसेवक, कॉर्डन डालो, घेरा, घेरा। मंच पर आगे आगे रामकिशुन बाबू, आभारानी के कंधे का सहारा लिए गांधी जी। वही गांधी जी।
जय जय। आभारानी हाथ का सहारा देकर फिर किसी को मंच पर चढ़ा रही है। कौन है वह? अरे बावनदास, बौना। गांधी जी तर्जनी से सबों को शांत रहने के लिए कह रहे हैं। लाखों की भीड़ में बावनदास बंजड़ी बजाकर गाता है, एक राम नाम धन सांचा, जब में कछु न बांचा हो। आवाज दूर तक नहीं पहुंचती, लेकिन बावनदास 1.5 हाथ ऊंचा यह झर आदमी कितना बड़ा हो गया है। महात्मा जी भीख मांगते हैं, हरिजनों के लिए दान दीजिए। रुपए की थैली, सोने की अंगूठी, चेन, बुताम, हार, कंगन, कन्नी, चवन्नी, दुवन्नी, अकन्नी, पत्थर का टुकड़ा, किंतु सब कुछ देकर भी बावनदास से बड़ा होना असंभव। बावनदास को मानो कुबेर का भंडार मिल गया। थूंथ के कोपल नवपल्लव हो गए। बापू 1937। पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव के तूफानी दौरे पर आए हैं। बावनदास को देखकर ताज्जुब की मुद्रा बनाकर कुछ देर तक देखते ही रह गए। फिर ललाट पर बल और नाक पर अंगुली डालते हुए गांगुली जी से अंग्रेजी में बोले, आई रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट बुक। मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा है। किंग ऑफ द गोल्डन रिवर। गांगुली जी ने छूटते ही जवाब दिया। फिर दोनों एक ही साथ हंस पड़े। अब बावनदास भजन ही नहीं गाता, व्याख्यान देना भी सीख गया है। वह बोलने को उठता है। माइक स्टैंड काफी ऊंचा है। ऑपरेटर हैरान है। जल्दीबाजी में वह क्या करे, कभी ऊंचा कभी नीचा करता है। फिर भी बावनदास से काफी ऊंचा है माइक स्टैंड। नेहरू जी बड़ी फुर्ती से उठकर जाते हैं, माइक खोलकर हाथ में ले लेते हैं, झुककर बावनदास के मुंह के पास ले जाते हैं, बोलिए। जनता हंसती है। बावन जरा घबरा जाता है। नेहरू जी मुस्कुराकर उसके गले में माला डाल देते हैं, बोलिए। प्रेस रिपोर्टरों के कीमती कैमरों के बटन एक ही साथ क्लिक क्लिक कर उठे थे। नेशनल हेरल्ड के मुखपृष्ठ पर बड़ी सी तस्वीर छपी थी, बावनदास के गले में माला है, नेहरू जी हाथ में माइक लेकर झुके हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था, माइक ऑपरेटर नेहरू। अगस्त 1942। कचहरी पर चढ़ाई। धान्य धान्य। पुलिस हवाई फायर करती है। लोग भाग रहे हैं। बावनदास ललकारता है। जनता उलटकर देखती है। 1.5 हाथ का इंसान सीना ताने खड़ा है। बंबई से आए आवाज। जनता लौटती है। बावनदास पुलिस वालों के पांवों के बीच से घेरे के उस पार चला जाता है और विजयी तिरंगा शान से लहरा उठता है। महात्मा गांधी की जय। बावन को गांधी जी जानते हैं, नेहरू जी जानते हैं और राजेंद्र बाबू भी पहचानते हैं। प्रांत भर के लीडर और राजनीतिक कार्यकर्ता जानते हैं। कैंप जेल में सुपरिटेंडेंट की बदनामी के खिलाफ कैदियों ने सामूहिक अनशन किया था। अंत तक बावनदास और चुन्नी गुसाई ही टिके रहे थे। 25 दिन का अनशन। रदरफोर्ड और आर्चर ने इन दोनों को देखने मांगा था। गांधी जी की कठोर परीक्षा में, सत्य की परीक्षा में, सत्याग्रह की परीक्षा में खरे उतरने वाले दो कुरूप और भद्दे इंसान। सुराजी में नाम लिखने के बाद सिर्फ 2 बार बावन को माया ने अपने मोहजाल में फंसाने की कोशिश की थी। दोनों बार वह चेत गया था। मोहफास में फंसते फंसते वह बच गया था। महात्मा जी की कृपा। एक बार राम के सुनबाबू ने सिमरमनी से मुठिया में वसूल हुआ चावल लाने को भेजा था। चावल बेचकर रुपया ले आना। 5 रुपए 3 आने। लौटती बार सिमराहा स्टेशन बाजार में जगमोहन साह की दुकान पर वह दही चूड़ा खाने गया था। जगमोहन साह जलेबियां छान रहा था और सहुआइन जलेबियों को रस में डुबो रही थी। बावनदास के मन में बहुत देर तक रस में डूबी जलेबियां चक्कर काटती रहीं। पथराहा के फागू बाबू ने अपने बाप के श्राद्ध में कंगाल भोजन कराया था। 1 युग हो गया, बावन ने फिर जलेबी नहीं चखी। आखिर बावनदास ने दही चूड़ा पर 2 आने की जलेबियां ले ली, लेकिन पेट में पहुंचने के बाद उसे अचानक ज्ञान हुआ। उसकी आंखों के आगे से माया का पर्दा उठ गया। ये पैसे, मुठिया,
उसकी आंखों के सामने गांव की औरतों की तस्वीरें नाचने लगीं। हांडी में चावल डालने के पहले परम भक्ति और श्रद्धा से एक मुट्ठी चावल गांधी बाबा के नाम पर निकाल कर रख रही है। कूट पीसकर जो मजूरी मिली है, उसमें से एक मुट्ठी, भूखे बच्चों का पेट काटकर एक मुट्ठी, और बावन ने उस पैसे से अपनी जीभ का स्वाद मिटाया। तभंग तपभ्रष्ट दुहाई गांधी बाबा, क्षमा करो। बावन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे और वह कंठ में अंगुलियां डालकर के करता जाता था, सीताराम सीताराम। 2 दिनों का उपवास, आत्मशुद्धि, प्रायश्चित। राम के सुनबाबू ने बहुत समझाया। आभारानी परोसी हुई थाली लेकर सामने बैठी रही, लेकिन बावन ने उपवास नहीं तोड़ा। माँ, इस अपवित्र मन को दंड देने से मत रोको। अशुद्ध आत्मा मुझे बाबा की राह से डिगा देगी। माया का दूसरा फंदा। नमक कानून तोड़ने के समय श्रीमती तारावती देवी पटना से आई थी। उनकी बोली में मानो जादू था। वह जहां जाती, लोग उनके भाषण सुनने के लिए उमड़ पड़ते थे। जवान औरत, सिर पर पूंघट नहीं, भगवती दुर्गा की तरह तेजी से जल जल करती है, सरकार को पानी पानी कर देती है। मुट्ठी भर अंग्रेजों को हम नाच नचा देंगे। गोली, सूली और फांसी का डर नहीं। पुलिस दारोगा डर से थर थर कांपते हैं। अंग्रेजों के झूठे पत्तल चाटने वाले ये हिंदुस्तानी कुत्ते, जरूर उसमें भगवती का अंश है। सभा खत्म होने के बाद उनके निवास स्थान पर भी भीड़ लग जाती थी। बहुत सी बांझ निपुत्तर औरतें चरण धूलि लेने आती थीं। भगवती, उनके खाने पीने और आराम करने के समय भी लोग जमे रहते थे। आखिर स्वयंसेवकों के पहरे का प्रबंध करना पड़ा था। एक दिन चंदनपट्टी आश्रम में दोपहर को तारावती जी बिछावन पर आराम कर रही थीं। सामने के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था और पर्दे के इस पार ड्यूटी पर बावनदास। फागुन की दोपहरी, आम की मंजरियों का ताजा सुवास लेकर बहती हुई हवा पर्दे को हिला हिलाकर अंदर पहुंच जाती थी। तारावती जी की आंखें लग गईं। बावन ने हिलते डुलते पर्दे के फाक से यूं ही जरा झांक कर देखा था। उसका कलेजा धक कर उठा था, मानो किसी ने उसे जोर से पीछे की ओर धकेल दिया हो। धीरे धीरे पर्दे को हिलाने वाली फागुन की आवारा हवा ने बावन के दिल को भी हिलाना शुरू कर दिया। बावन ने एक बार चारों ओर झांक कर देखा, फिर पर्दे के पास खिसक गया। झांका, चारों ओर देखा और तब देखता ही रह गया मंत्रमुग्ध सा। पलंग पर अलसाई सोई जवान औरत, बिखरे हुए घुघराले बाल, छाती पर से सरकी हुई साड़ी, खद्दर की खुली हुई अंगिया, कॉपी खादी के बटन। आश्रम की फुलवारी का अंग्रेजी फूल गमफोरना, पांचू राउत का बकरा रोज आकर टप टप फूलों को खा जाता है। बावन के पैर थरथराते हैं। यह आगे बढ़ा चाहता है। वह जानता है। वह इस औरत के कपड़े को फाड़कर चिट्ठी चिट्ठी कर देना चाहता है। वह अपने तेज नाखूनों से उसके देह को चीर फाड़ डालेगा। वह एक चीख सुनना चाहता है। वह अपने जबड़ों से पकड़कर उसे झकझोरेगा। वह मार डालेगा इस जवान गोरी औरत को। वह खून करेगा। ए, सामने की खिड़की से कौन झांकता है? गांधी जी की तस्वीर। दीवार पर गांधी जी की तस्वीर। हाथ जोड़कर हंस रहे हैं बापू। बाबा, धधकती हुई आग पर एक घड़ा पानी। बाबा, क्षमा क्षमा। 2 घड़े पानी। दुहाई बापू, पानी पानी पानी। शीतल जल, ठंडक। बावन आंखें खोलता है। राम के सुनबाबू पानी की पट्टी दे रहे हैं। माँ पंखा झल रही है। गांगुली जी चुपचाप खड़े हैं और घबराई हुई तारावती कह रही है, चीख सुनकर मेरी नींद खुली तो देखा यह धरती पर छटपटा रहा है। दूसरे दिन आभारानी एक गिलास टमाटर का रस देते हुए बोली थी, भगवान आज है कि तुम्हारे रोज एक गिलास यही रस और रात्रि दूध खीते हबे। लेकिन बावन तो 7 दिनों का उपवास व्रत ले चुका था। आत्मशुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, प्रायश्चित
आभारानी ने गांगुली के पास जाकर धीरे धीरे सारी कहानी सुना दी। गांगुली जी, आप माँ को समझा दीजिए, मैं व्रत तोड़ नहीं सकता। कल माया ने, गांगुली जी ने हंसते हुए आभारानी से कहा था, भगवानेर व्रत भंग होबा असंभव, कारण गुरुतर। तबे आपनार भाग्य भालो जे बेचारा के सूरदासेर कथा मने पड़ेनी, नईले एखन आर भगवानेर चोख थक तो ना, भगवान का व्रत भंग होना असंभव है। आपका भाग्य अच्छा है कि उन्हें सूरदास की बात याद नहीं आई, वरना अब तक भगवान की आंखें नहीं रहती। आभारानी अवाक होकर गांगुली जी की ओर देखती रह गई थी कि जानी बापू, देवताओं और मंदिरों के नगर बनारस में रहकर भी आभारानी को सबसे पहले अपने भगवान की याद आती है। कभी कभी गांगुली जी के नाम मनियाडर आता है, भगवानेर कापड़ेर जन्य, भगवानेर दूधेर जन्य। और वही बावनदास कहता है, भारत माता जार बेजार हो रही है। बालदेव जी को लक्ष्मी दासिम की याद आती है, वह भी रो रही थी। लेकिन कालीचरण, सोसलिट पार्टी